एफ डी थीटा दिया रहेगा, एफ डी कॉस थीटा, वेरिएबल फोर्स इंटीग्रेट करेंगे, एफ एंड एक्स का ग्राफ, तो एरिया निकाल लेंगे, इंटीग्रेटिंग पावर विल गिव यू वर्क डन एंड वर्क डन बाय ऑल फोर्स इक्वल टू चेंज इन, उधर क्या लिखा हुआ, तो फंक्शन जो है टाइम का फंक्शन दिया पोजीशन, डिफ्रेंशिएट करके वेलोसिटी यू भी निकाल लेंगे, वी टी ग्राफ दिया हुआ, वी अल्फा एक्स दिया हुआ, यू और वी निकाल लेंगे, फिर से ए को इंटीग्रेट करके एफ को इंटीग्रेट करके तो वेलोसिटी निकाल लेंगे, यू और वी निकाल लेंगे, एफ टी ग्राफ दिया रहेगा, एफ का फंक्शन बनाएंगे इंटीग्रेट करके तो वी निकाल लेंगे इनिशियल टाइम पे, तो यू हो जाएगा फाइनल टाइम पे, और एफ इंटू एक्स इक्वल टू डेल्टा के, या काइनेटिक एनर्जी एंड एक्स का ग्राफ का स्लोप से क्या निकल जाता हमारा, तो फोर्स निकल जाता। तो आगे मूव करोगे, ये क्या बताया गया था, 100% मोमेंटम में चेंज लाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी 300% चेंज कर जाएगा, अगर बढ़ाते तो प्लस में भरोगे और घटाएंगे तो, और छोटे इंक्रीज डिक्रीज के लिए तो ये वाला टर्म निगलेक्ट भी कर सकते हैं, ये वाला टर्म निगलेक्ट कर 2 टाइम्स डबल कर लोगे तो वहाँ से आंसर आ जाएगा। ये किसके लिए था हमारा, तो पावर 1 मतलब पावर 1 में इंफॉर्मेशन दिया हो, काइनेटिक एनर्जी में परसेंटेज चेंज दे दिया गया 125%, काइनेटिक एनर्जी में परसेंटेज चेंज 125 है, तो मोमेंटम में बताओ तो 50 आ जाएगा, 125 यहाँ पर डालना था, 225 हो गया, 225 का 15 जाएगा, 15 गुने 10, 150 माइनस 100, तो ऐसा कर लेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, क्या कर रहे थे हमें, वर्क डन बाय ऑल फोर्स, वर्क डन बाय ऑल फोर्स इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क को एनर्जी से कनेक्ट करता है, वर्क एनर्जी थ्योरम बोलते हैं, यूनिवर्सल थ्योरम है, किसी भी केस में एप्लीकेबल इन ऑल केस। ये भी पूछा जाता है कि कहाँ पे एप्लीकेबल है, कहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है, दिस इज वैलिड इन, तो यूनिवर्सल थ्योरम है, कोई लिमिटेशन नहीं है, यूनिवर्सल हर एक केस में एप्लीकेबल है, हमेशा सत्य है। वर्क डन बाय ऑल फोर्स इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और क्या इक्वेशन दिया था पिछली क्लास में, गुड, डब्ल्यू सी इक्वल टू माइनस डेल्टा यू, और यू के एंड यू को मिला के क्या बोला था, के और यू को मैं बोला था कि मैकेनिकल एनर्जी के 2 टाइप्स हैं, के एंड यू क्या हमारे मैकेनिकल के 2 टाइप हैं, मैकेनिकल एनर्जी के 2 टाइप कौन है, काइनेटिक एंड पोटेंशियल, बाकी रिमेनिंग एनर्जी जो भी होते हैं नॉन मैकेनिकल में चला जाता है। मैकेनिकल एनर्जी में 2 ही आते हैं, काइनेटिक एंड, और इससे क्या होता है कन्वर्सन होता रहता है, कभी जो एनर्जी होगी दोनों में बराबर बराबर होगी, या कभी क्या हो जाएगा हमारा पोटेंशियल ज़्यादा हो जाएगा, काइनेटिक कम हो जाएगा, काइनेटिक ज़्यादा हो जाएगा, काइनेटिक ज़्यादा कहाँ पे होता है, तो काइनेटिक ज़्यादा ग्राउंड पे होगा, और पोटेंशियल वहाँ पे क्या होगा, तो मिनिमम होगा, 0 होगा, और ऊपर फेंक देंगे, तो जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगा पोटेंशियल बढ़ेगा, और काइनेटिक क्या करेगी, तो डिक्रीज करेगी। तो ऐसे इन्फॉर्मेशन आपको बोले गए थे, ये सब थ्योरम में आपको बोल दिए गए थे। बाकी वर्क डन कितने टाइप, फोर्स कितने टाइप का होता है, वर्क डन बाय ऑल फोर्स में लिखोगे अभी 2 कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव, सब लोगों ने देख लिया। फोर्स के लिए तो हम लोग ऐसा ऐसा नाम देख लें, कंजर्वेटिव में तो बोलने का मतलब क्या है, कंजर्वेटिव का मतलब बोलने का मतलब ये है कि तीन चीज़ों को बोल रहे हैं एक साथ। कंजर्वेटिव जब भी बोल रहे हो तो कितने को असेंबल करके बोल रहे हैं, स्प्रिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड ग्रेविटेशन। नॉन कंजर्वेटिव बोल रहे हैं तो फ्रिक्शन डैम्पिंग सारा हो गया, उसके अलावा तो और कौन सा फोर्स जो इन दोनों केस में काउंट नहीं हुआ, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव में काउंट नहीं हुआ, उसके अलावा कौन बचेगा हमारे पास, उसके अलावा बचेगा कौन सा, सूडो फोर्स, उसके अलावा क्या बचेगा, एक्सटर्नल फोर्स, क्या बचेगा, सूडो फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स। समझ आई बात नहीं है, तो इन सभी का वर्क डन क्या होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। दुनिया में जो भी वर्क फोर्स जन्म लिया है तो किस लिए जन्म लिया है, काइनेटिक एनर्जी में चेंज लाएगा, वो वर्क डन करके क्या लाएगा, काइनेटिक एनर्जी में चेंज लाएगा। समझ आ गया वो लोगों को। मोदी साहब इसलिए खुश रहते हैं कि हमारे पास बहुत सारा वर्क फोर्स है, तो क्या करेगा, काइनेटिक एनर्जी में चेंज लाएगा, दुनिया की काइनेटिक एनर्जी को बदल सकता है। बोलते रहते हैं ना वो कि भारत के युवाओं में दम है, दुनिया को चेंज कर देगा। विश्व को चेंज कौन करेगा, तो हिंदुस्तानी करेंगे। समझ में आता होगा लोगों को। तो मोदी साहब वर्क एनर्जी थ्योरम को ही बोलते रहते हैं वहाँ पे, सूडो फोर्स। ऐसे और भी कोई नाम मन कर रहा तुम्हें, कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव, एक्सटर्नल, सूडो, और तुम्हें कुछ मन में आ रहा है कि वो भी फोर्स हमने पढ़ा है कुछ,
तो उसको भी लिख सकते हो। सभी का एक ही एक धर्म है, सभी का एक ही धर्म है, क्या है? काइनेटिक एनर्जी में चेंज लाओ। काइनेटिक एनर्जी में क्लियर हो गया लोगों को? WC यहाँ पे कौन कौन लोग सभी आ गए? कंजर्वेटिव, स्प्रिंग फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। यहाँ पे फ्रिक्शन हो गया, ये सारे हो गए। एक्सटर्नल जो भी अलग से लगा रहे हो, एक्सटर्नल पता है ना किसको बोलते हैं? बाहर से जो लगाएंगे वो क्या कहलाएगा? एक्सटर्नल फोर्स। एक तो होगा क्या, तो इंटरनल फोर्स होते हैं, दूसरे क्या होते हैं? तो एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे लिख दिया, उसके अलावा सूडो फोर्स। अगर और इसके अलावा तुम्हें कुछ लग रहा है तो वो भी यहाँ पे लिख सकते हो। बाकी यूजुअली हमारे तो काम में तो इतने ही फोर्स जाते हैं, तो इन सभी के कारण जो आएगा तो डायरेक्टली इक्वल टू डेल्टा के। हर एक का जो है तो ये पार्ट हमने कर लिया ऑलरेडी। हर एक के कारण वर्क डन हमने कैलकुलेट किया और यहाँ पे लिख दिया। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी राइट में लिख दिया था, हमारा काम हो गया था। वर्क एनर्जी थ्योरम था ये। अब हम लोग क्या करने जा रहे थे, इसका स्पेशल केस बनाने जा रहे हैं। जहाँ पे देखोगे ऐसी बात बोल रहा हूँ, मान ले कोई सिस्टम है जो पढ़ रहे हैं, उसमें हमारा एक्सटर्नल एजेंट नहीं है। एक्सटर्नल एजेंट, हम लोग ग्राउंड फ्रेम में काम कर रहे हैं, तो भी सूडो फोर्स भी गायब हो गया। ये गायब हो गया तो वर्कडन भी जीरो, एक्सटर्नल फोर्स का वर्कडन भी जीरो। बचा क्या हमारे पास? मान ले बाय द वे सपोज करें थोड़ी देर के, ये भी नहीं है। सरफेस हमारा क्या स्मूथ है, सरफेस हमारा ये भी गायब हो गया, तो बचा क्या हमारे पास? WC को कितना लिख देंगे? यो क्या पढ़ेंगे? माइनस डेल्टा यू क्या पढ़ेंगे आप? बोलेंगे लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। माइनस का मतलब लॉस होता है और प्लस है यहाँ पे, तो गेन इन काइनेटिक एनर्जी, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। लॉस इन पोटेंशियल गेन इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। पोटेंशियल एनर्जी में लॉस जो होगा कहाँ जाएगा? बस कन्वर्सन होता रहता है एनर्जी का। तो ये कहाँ पे लागू होगा, ध्यान सुनोगे? पोटेंशियल एनर्जी में लॉस, तब ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आएगा, तो पोटेंशियल का लॉस होगा और काइनेटिक का इंक्रीज होगा, गेन होगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ? काइनेटिक एनर्जी में लॉस। तो काइनेटिक एनर्जी में लॉस का मतलब क्या है? ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है तो काइनेटिक एनर्जी में लॉस होगा, पोटेंशियल एनर्जी में गेन होगा। जितना काइनेटिक में लॉस हुआ उतना ही पोटेंशियल में गेन हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैकेनिकल एनर्जी की बात करें, मैकेनिकल एनर्जी लेफ्ट साइड में ले आओगे डेल्टा U प्लस के, तो कितना हो जाएगा? मैकेनिकल एनर्जी में चेंज जीरो है। मैकेनिकल एनर्जी में चेंज कितना है? मतलब चेंज जीरो है, मतलब क्या? मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व है। मैकेनिकल एनर्जी क्या हमारा है? चेंज जीरो, मतलब डेल्टा, ये दिस विल बी द कांस्टेंट, U प्लस के विल बी, या फिर जो है U एंड K का सम। दो जगह पे तो अप्लाई कर देंगे, इनिशियल काइनेटिक एंड पोटेंशियल, फाइनल काइनेटिक एंड पोटेंशियल, दैट इज बी थ्योरम। काइनेटिक एंड पोटेंशियल का सम जो है, या इसी को तो शॉर्टकट में क्या लिखते हैं हम लोग? यू को ना पोटेंशियल एनर्जी को समटाइम्स P के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, तो P के एनर्जी कंजर्व होगा। P के दो पोजीशन पे क्या कर कंसिडर कर लोगे? ठीक है। ये P के कंजर्वेशन, नीचे से ऊपर जाएंगे तो क्या होगा? K to P होगा। नीचे से ऊपर जाएंगे तो K to P, और ऊपर से नीचे P to K में कन्वर्सन हो जाएगा। दो पोजीशंस पे ध्यान सुनने, बस इतना ही गेम खेला जा रहा है। P के एनर्जी कंजर्व कर रहे हैं। देख लो, मनी के टर्म्स में समझा देता हूँ, पैसे के टर्म्स में समझा देता हूँ कि मान ले सपोज किया, सपोज कर लें कि ये अंबानी भाई हैं,
ये क्या हमारे अंबानी भाई हैं, इनके राइट पॉकेट में ये राइट पॉकेट और लेफ्ट पॉकेट बना लिया। डाल दें इनमें इतना, तो कुछ भी डाल दे। इधर 200 ट्रिलियन है और इधर कितना हमारा है, तो 100 ट्रिलियन ऐसा लिख दिया। इधर क्या है हमारी, तो जो भी है पी और के मान ली, पी एनर्जी और के एनर्जी। उनको मर्जी हुआ क्या कर लें, वो उनको मर्जी हुआ कि क्या कर लूँ मैं, इधर लेफ्ट वाले से 50 ट्रिलियन निकाल कर राइट में डाल दें। यहाँ से 50 निकाल के कहाँ डाल दिया उन्होंने, तो राइट में कितना हो गया, 50 डाल दिया इसमें, 50 इससे निकाल लिया, यहाँ से 50 निकाल लिया, तो क्या फ़र्क पड़ा। अंबानी के पास कितना रहा है, ज़्यादा हो गया या कम हो गया, तो बस इतना ही है। समझ आई बात नहीं आई। अगर उनको पता चल गया कि घर जाऊंगा और नीता अंबानी जो है इस पॉकेट को चेक करती है, इसमें जो रहेगा उसका, तो सामने घर से आते समय क्या कर लिया उन्होंने, इससे 50 निकाल लिया और इसमें किसी से भी निकालेगा क्या निकलेगा, बराबर निकलेगा, हाँ या नहीं। लेकिन अगर ऐसा सिचुएशन में क्या होगा, हमारा ज़्यादा निकल जाएगा। घर जाओगे तो शाम में चेकिंग होता है ना पॉकेट का, अच्छा पता नहीं जैसे तुम पैंट को टांगोगे पॉकेट की चेकिंग हो जाती है कि क्या लेके आया, क्या लेके जाएगा। समझ आ गया वो, बस इतना ही गेम है। एनर्जी क्या है हमारा, टोटल कंजर्व है, बस एक से कि दूसरे में क्या हो जाएगा, हमारा ट्रांसफ़र हो जाएगा। उसी को गली मोहल्ले की भाषा में क्या बोलते हैं, ऑल इन द फैमिली, ऑल इन द। बाई द वे तुम गलती से जो है ना कि किसी को अपने घर में गाली दे देते हो, तो फिर बोलते हो कोई दिक्कत नहीं है, बस घर वाले सुने, बाहर वाले कोई नहीं सुने, आपस में हम लोग मैनेज कर लेंगे। एक्सचेंज हो गया, थोड़ा हमने ज़्यादा दे दिया, किस दिन तुम दे देना, क्या दिक्कत है। पी टू के क्या होता है, कन्वर्सन होता है, नथिंग एल्स। समझ आई बात नहीं। लेकिन कहाँ पे होता है, फैमिली में ही होता है। कहाँ पे होता है ये, फैमिली में ही होता है। या स्पेशल कंडीशन में होता है, ऐसे नहीं कि लेकिन सपोज पब्लिक में तुमने किसी को गाली दे दिया, घर वाले ही हैं, तो सही नहीं मानेंगे, फिर बोलेंगे वो सब कुछ फैमिली मिल गया। समझ आ गया। मैं बोलना चाहता हूँ कि ये एनर्जी कंजर्वेशन कब लागू होता है, जब क्या क्या मैंने माना था कंडीशन, ये कंडीशन में ही लागू होगा कि ये इनका बर्डन, इनका बर्डन 0, मतलब स्मूथ सरफेस होना चाहिए। कैसा सरफेस होना चाहिए, तभी एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं। एक्सटर्नल फोर्स नहीं होना चाहिए, तभी एक्सटर्नल फोर्स नहीं होना चाहिए, सूडो फोर्स नहीं होना चाहिए, तभी क्या कहेंगे, एनर्जी कंजर्वेशन अप्लीकेबल है। अगर ये लोग हैं तब अप्लीकेबल नहीं है, तब कौन अप्लीकेबल है, बर्क एनर्जी थ्योरम। तब कौन अप्लीकेबल है, बर्क एनर्जी थ्योरम ऑल केस में अप्लीकेबल है, यूनिवर्सल थ्योरम है। जबकि एनर्जी कंजर्वेशन बर्क एनर्जी थ्योरम का ही स्पेशल केस है, बर्क एनर्जी थ्योरम का ही। समझ आ गया होगा लोगों को, एनर्जी कंजर्वेशन बर्क एनर्जी थ्योरम का ये स्पेशल केस है, जहाँ पे या तो सरफेस स्मूथ हो या बाई द वे रफ हो। बोलोगे रफ के केस में तो डेफिनेटली नहीं लागू होगा क्या एनर्जी कंजर्वेशन, रफ में भी लागू होता है। हमें बस ये चाहिए कि बर्डन 0 होना चाहिए। सरफेस रफ हो तो भी एनर्जी कंजर्वेशन अप्लीकेबल हो सकता है। हमारे लिए क्या चाहिए, बस फ्रिक्शन का बर्डन 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, आगे चल के हम लोग एक केस पढ़ेंगे, कौन सा, रोलिंग का केस। तो अगर रोलिंग है वहाँ पे बोलूँगा कि रोलिंग होने के लिए फ्रिक्शन की ज़रूरत होती है, और वहाँ पे बोलूँगा एनर्जी कंजर्वेशन वैलिड है, तो वहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन वैलिड क्यों हो जाता है, क्योंकि रोलिंग में फ्रिक्शन का बर्डन क्या हो जाता है, 0, इसलिए वहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन वैलिड है। या जैसा कोई भी केस जहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स से रहने से हमें कोई दिक्कत नहीं है,
एक्सटर्नल फोर्स रहने से हमें कोई दिक्कत नहीं है, वर्क डन जीरो होना चाहिए। क्या जीरो होना चाहिए? समझ आई बात नहीं आई? अगर रोड पे भी तो किसी को तुमने लेकर अनाप शनाप बोल दिया तो उसको कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते क्या होना चाहिए, दूसरा लोग ना सुने, प्रेजेंट रहने से कोई दिक्कत नहीं है। समझ आई बात नहीं है? बेसिकली करना है, वर्क डन क्या होना चाहिए। क्लियर बात हो गई? तो पहले तो ये पता चल गया कि एनर्जी कंजर्वेशन कब लागू होगा, तो जब वर्क डन जो है इन सभी का क्या हो, किसका किसका जीरो होना चाहिए, एक्सटर्नल फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, सूडो फोर्स, इन सभी का। इनको तीनों का नाम देते हैं 3 इडियट, एक्सटर्नल, फ्रिक्शन, सूडो। तो 3 इडियट का वर्क डन क्या होना चाहिए, ये हो, इससे कोई दिक्कत नहीं है, बट इडियट लोग वर्क डन क्या करें, जीरो करें। ठीक है, तब अप्लीकेबल है। और अगर ये लोग होंगे और काम भी कर रहे होंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम से लगाएंगे। क्या लगाएंगे? मैं बोलना चाहता हूँ, तुम ऐसा ही बोल सकते हो कि सर हम ऐसा फिर क्यों करें, एनर्जी कंजर्वेशन मैं क्यों पढ़ूं, मैं हर एक केस में वर्क एनर्जी थ्योरम एप्लीकेबल है तो उसी से काम करना चाहता हूँ। तो वैसे भी कर सकते हो कि हर एक केस में तुम क्या लगाओ, वर्क एनर्जी थ्योरम ही लगाओ, क्योंकि हर एक केस में वैलिड है। वो एनर्जी कंजर्वेशन का हमें कोई ज़रूरत है नहीं है, वर्क एनर्जी थ्योरम हर एक केस में वैलिड है। ये तो मैं स्पेशल क्यों पढ़ूँ, तो स्पेशल इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हमने मतलब डिस्टिंग्विश करके रख लिया, हमने क्या कर लिया, नियम बना के रख लिया। एनर्जी कंजर्वेशन डायरेक्ट लगा देने से हमारे आंसर स्लाइटली जल्दी आ जाएंगे। एनर्जी कंजर्वेशन जल्दी लगा देने से क्या होगा हमारा, मतलब उसी से स्पेशल केस बना लिया। समझ आई बात नहीं आई? वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओगे तो सभी का वर्क के बारे में सोचना पड़ेगा, जबकि स्मूथ सर्फेस तो हमें क्यों जरूरत है, फ्रिक्शन के बारे में हम लोग क्यों सोचें, हम सोचेंगे ही नहीं। समझ आ गया होगा लोगों को? तो यही काम करेंगे हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन। अब देख लें कहाँ पे अप्लाई करते हैं, कैसे अप्लाई करते हैं। तो 2 पोजीशंस लेते हैं, पीके पीके। अगर डायरेक्ट जो है तो ऐसा पी एंड के इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पे अप्लाई कर दोगे। मान लें आपको याद होगा ऐसा हमने केस करा था कि वर्टिकल सर्किल पूरा करने के लिए टॉप मोस्ट पॉइंट पे स्पीड कितनी होती है, तो ऊपर से नीचे देगा, पीके कंजर्वेशन करना है। बताया था कल की क्या मारा होता, बॉटम पे स्पीड निकालनी है। देखा इधर, हमें इस पोजीशन पे स्पीड पता है और यहाँ पे निकालना, और इन दोनों पोजीशन के बीच का वर्टिकल हाइट भी पता है। क्लियर है? तो हमें क्या पता है, देखेंगे इस पोजीशन पे काइनेटिक पता है और इस पोजीशन पे पोटेंशियल पता है, और इस पोजीशन पे तो काइनेटिक निकालना, बेसिकली स्पीड निकालना मतलब काइनेटिक निकालना है। अब पोटेंशियल हमें पता है कि रेफरेंस लेंगे तो जीरो हो जाएगा, अदरवाइज हमें पोटेंशियल तो पता ही है। पोजीशन पता मतलब क्या पता हमें, पोटेंशियल पता। तो बेसिकली क्या कर, नियम क्या हुआ कि एक जगह पे पोटेंशियल तो जीरो हो जाता, बचा क्या हमारे पास, तो काइनेटिक है एंड पोटेंशियल, या काइनेटिक बोले तो यहाँ की स्पीड, यहाँ की स्पीड, यहाँ की स्पीड, दोनों के बीच का वर्टिकल हाइट। तो कोई 2 चीज़ दिया रहेगा, अगर यहाँ की स्पीड दिया हुआ तो बीच का वर्टिकल हाइट, या यहाँ और यहाँ का स्पीड और यहाँ का हाइट ही दिया हुआ तो यहाँ का स्पीड निकालो। ऐसे केसेस जब भी बोलेंगे तो हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन से तो आंसर निकाल लेंगे, ये जल्दी हो जाएगा। वर्क एनर्जी थ्योरम से भी निकल जाएगा, बट वो थोड़ा स्लाइटली क्या पड़ेगा, लेंदी पड़ेगा। क्लियर बात हो गई होगी? तो देख लें, एनर्जी कंजर्वेशन लगाने के लिए पहला काम क्या करते हैं, रेफरेंस लेते हैं। रेफरेंस कहीं भी ले सकते हैं, यहाँ पे ले लिया, नीचे वाला पॉइंट पे रेफरेंस ले लिया, नीचे वाला पॉइंट पे रेफरेंस ले लिया तो क्या कर लोगे तुम, नीचे वाले पॉइंट पे रेफरेंस ले लिया तो क्या करोगे, नीचे के पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी होगी हमारी, 0 हो गई। तो नीचे वाला पॉइंट पे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या लिख दिया आपने, 0 भर दिया, फिनिश। पी एंड के भरना था नीचे वाला पॉइंट के लिए, नीचे वाला पॉइंट के लिए तो P 0 ले लिया, जहाँ पे रेफरेंस मानते पोटेंशियल 0 हो गया। काइनेटिक वहाँ का निकालना है, mv²/2 फिनिश, काइनेटिक mv²/2 फिनिश। और जो है यहाँ पे ऊपर पे काइनेटिक एनर्जी कितनी, mv²/2, ऊपर में कितनी, mv²/2। और पोटेंशियल कितनी हाइट है, रेफरेंस से कितनी हाइट है, कितनी हाइट है, कितनी हाइट है, 12। तो कितना कर देंगे, mj × 12। तो ये क्वेश्चन बन गया, यही क्वेश्चन बन गया, फिनिश। बच्चा देख रहा है कि क्या कैंसिल कर देंगे, तो डेट में 2g एलसीएम ले लोगे, ये 4gl हो जाएगा, 4gl कुछ और
सॉरी यहाँ पे जो है ना, तो रेफरेंस पे यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी में तो v की जगह पर रख दोगे m इंटू जी इंटू 2l, और यहाँ पे v की जगह पे √GL। यहाँ पे पोटेंशियल जीरो, काइनेटिक mv²/2। किसी को दिक्कत है यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, और यहाँ पे पोटेंशियल mg इंटू 2l और काइनेटिक m/2 इंटू v², m/2 इंटू √GL का स्क्वायर। फिनिश। तो कितना हो गया ये? लेफ्ट साइड में एलसीएम ले लो 4GL प्लस GL, और राइट साइड में v²/2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो b की वैल्यू कितनी आ गई? v = 5GL। फिनिश। क्लियर हो गया लोगों को? बॉटम पे स्पीड निकाल लिया, आगे जो ये टेंशन या कुछ और निकालना होगा तो आगे हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे। मैं बोलना चाहता हूँ कि एनर्जी कंजर्वेशन का मेन एप्लीकेशन यही है कि एक पॉइंट की स्पीड पता है, हाइट पता, तो दूसरे का स्पीड निकालो, या दोनों पॉइंट का स्पीड पता तो क्या करो, दोनों के बीच का वर्टिकल हाइट निकालो, दोनों के बीच का क्या निकालो, वर्टिकल हाइट निकालो। क्लियर हो गया लोगों को? तो जल्दी जल्दी वेरीफाई कर लेगा लोग। बच्चा को बता रखा कि यहाँ पे स्पीड कितनी होती है, √3GL, √3GL। यहाँ पे जैसे ये वेरीफाई कर लें, v की वैल्यू √3GL प्रूव कर लें। और बाय द वे सपोज करें किसी कारण से तो हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड अगर 0 है तो बॉटम पे निकाल लें और उस हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे निकाल लें। फटाफट जल्दी से कर लेगा। हॉरिजॉन्टल पे स्पीड, यहाँ पे स्पीड अगर 0 दिया गया तो बॉटम पे स्पीड बतानी है। यहाँ पे तो प्रूव आउट कर ले, 2√GL आएगा आंसर, 2√GL आएगा। वेरीफाई कर ले, आंसर लिख दिया, वैसे तुम्हें निकालना ही है। ये देख लें ऊपर ऊपर क्या बोला है कि स्पेशल केस नोट कर लेंगे। यहाँ पे ये क्या है, तो पेंडुलम है, स्ट्रिंगर स्टोन है। ये बेसिकली क्या लिखा होता है? अभी ये लाइट रॉड होता है। अगर वर्टिकल सर्कल में घुमा रहे हो तो वर्टिकल सर्कल कंप्लीट करने के लिए टॉप मोस्ट पॉइंट को पे जो क्रिटिकल स्पीड होती है कितनी होती है? 0 होती है। अगर लाइट रॉड का केस है, लाइट रॉड को वर्टिकल सर्कल में घुमा रहे हैं तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे क्रिटिकल स्पीड कितनी होती है? समझ आई बात नहीं? यस पे इतना ही सवाल पूछ रहे थे। इसके पहले वाला केस √GL वाला कौन सा केस था? तो स्ट्रिंग स्टोन सिस्टम था। क्या था हमारा? स्ट्रिंग स्टोन सिस्टम, स्ट्रिंग स्टोन सिस्टम। समझ आई बात नहीं आई? लाइट रॉड में घुमाया जा रहा, देखोगे मान ली थोड़ी देर के लिए लाइट रॉड है, तो इसको घुमाना है वर्टिकल सर्कल में, तो क्या होगा? ये घुमाएंगे तो ये इसमें स्टिफनेस है, तो हाईएस्ट पॉइंट पे स्लैक होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो मिनिमम स्पीड कितना अज्यूम किया जा सकता है? अगर 0 स्पीड रहेगा तो भी आगे क्या कर जाएगा? ये इनर्शिया कारण कंटिन्यू कर जाएगा। समझ आई बात नहीं आई? समझ आई बात नहीं? हमें हाईएस्ट पॉइंट पे क्या डर था? स्लैक होने का। तो स्लैक होने को इसमें कोई पॉसिबिलिटी क्यों पॉसिबिलिटी नहीं है? क्योंकि लाइट रॉड है, ये रॉड है, इसके अंदर स्टिफनेस है, ये टाइट रह सकता है। समझ आ गया लोगों को? जबकि ये स्ट्रिंग स्टोन सिस्टम रहेगा तो कितना मिनिमम स्पीड होनी चाहिए? √GL। बट लाइट रॉड का सिस्टम रहेगा तो कितना हो सकता है? वहाँ पे 0 स्पीड पे भी क्या कर जाएगा? ये लाइट रॉड में हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड कितनी हो गई? 0 हो गई। हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड 0 हो गई। तो बच्चा नीचे प्रूव कर लिया। बोलोगे जल्दी जल्दी बोलेगा। कौन बोलना चाहता है कि बॉटम पे स्पीड निकालने के लिए क्या क्या लिखूँ, कहाँ पे लिखूँ? बॉटम पे पी एनर्जी कितनी बताओगे? बॉटम पे पी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, बॉटम में पोटेंशियल एनर्जी 0, काइनेटिक एनर्जी बॉटम पे पी एनर्जी 0 और डिस्प्ले भी तो डेट भी mv²/2। बॉटम पे स्पीड निकालना। टॉप पे काइनेटिक एनर्जी, टॉप पे काइनेटिक एनर्जी, टॉप पे काइनेटिक एनर्जी, गुड। टॉप पे काइनेटिक एनर्जी 0 और पोटेंशियल एनर्जी कितनी हाइट है ये? तो डेट भी mg इंटू 12, mg इंटू। क्लियर हो गया होगा लोगों को? मार दोगे mm तो v = कितना आ जाएगा? 2√GL प्रूव आउट हो जाएगा। v = 2√GL प्रूव आउट हो गया। याद रख लोगे, लाइट रॉड का केस अलग होता है और स्ट्रिंग स्टोन सिस्टम अलग होता है। टॉप लाइट रॉड में मिनिमम स्पीड हाईएस्ट पॉइंट पे कितनी होती है? मतलब मैं बोलना चाहता हूँ कि हर एक लोगों को √5GL वाला केस याद होता है प्रीवियस ईयर में, तो काफ़ी बार जो है लाइक एटलीस्ट मिनिमम 10 टाइम्स रिपीट हुआ सवाल। बॉटम पे √5GL का
लाइट रॉड वाला शायद जो है तो प्रीवियस में अभी नहीं पूछे हैं, बट किताबों में मैं बहुत जगहों पे पूछे हुए हैं, प्रैक्टिस में तो मिल जाएगा। देख लोगे यहाँ पे ये सवाल, यहाँ पे ये सवाल ये बोला है कि ऑब्जेक्ट को एच हाइट से गिरा दिया गया, कितने हाइट से गिरा दिया गया? एच हाइट से गिरा दिया गया। ऐसा कोई ट्रैक है, यहाँ से रिलीज कर दिया गया, यहाँ से ऑब्जेक्ट को क्या कर दिया गया, ठीक है, और रिलीज कर दिया गया। और ये हाइट क्या था, ग्राउंड से एच है, बोला कितनी हाइट से रिलीज करें, एच और इसका रेडियस में क्या रिलेशन होना चाहिए? ये सिलेंड्रिकल ट्रैक है या सर्कुलर ट्रैक, जैसे ही मान लें आप, तो वो ऐसे गिरने के बाद कहाँ पहुँच जाए, सर्किल कंप्लीट कर ले, क्या कर लिया, एच एंड आर में क्या रिलेशन होना चाहिए? बहुत आसान है, 2h = 5r आ जाएगा। 2h = कैसे निकालेंगे वो देख लो, ध्यान देखो इधर, क्या कंडीशन क्या है? इफ दिस ऑब्जेक्ट इज रिलीज्ड देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, दिया रहेगा 4 ऑप्शन, h = 2r, h = 5r, ऐसे करके बनाया रहेगा। यहाँ से क्या कर दिया इसको, तो रिलीज कर दिया गया, और रिलीज कर दोगे तो क्या करा, ऐसा आएगा, ठीक है। हम जानते हैं कि ये ट्रैक को पूरा करने के लिए ज़रूरी है यहाँ पे कितनी स्पीड होनी चाहिए, कम से कम √5 हाँ या नहीं, कितनी होनी चाहिए यहाँ पे √5 होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, जबकि यहाँ से आएगा ही कितनी स्पीड से, कितनी √2 से, एच हाइट से गिरता है तो कितनी स्पीड से आता है, एच हाइट से किसी ऑब्जेक्ट को रिलीज कर दोगे तो √2 स्पीड से आता है। यहाँ से रिलीज किया तो कितनी स्पीड से आएगा, ये √2 से, और होना कितना चाहिए पूरा करने के लिए, इक्वेट कर दोगे, वर्टिकल सर्किल कंप्लीट करने का कंडीशन हम जानते थे कि कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे √5 होना चाहिए, ये ज्ञान हमें है आज, वो फार्मूला हो गया, यहाँ पे कितना मिनिमम स्पीड इतना होना चाहिए, और वहाँ से दे कितना रहा है वो, वहाँ से रिलीज करोगे तो कितनी स्पीड से आ रहा है वो, तो दोनों के इक्वेट कर देंगे, दोनों स्पीड बराबर है। इसका मतलब अगर बोलता है ऐसा कि कितना हाइट से गिराएं ताकि ये आधा सर्किल में ऑसिलेट करे, आधा सर्किल में ऑसिलेट करने के लिए बताया था कि √2 यहाँ पे कितनी स्पीड होनी चाहिए, √2 दोगे तो आधा सर्किल में ऑसिलेट करेगा। याद होगा 3 केस बताया था, कौन कौन सा, 0 से √2 एग्जैक्टली √2 से ज़्यादा और √5 से कम, और √5 देना या √5 से ज़्यादा देना, √5 में जस्ट कंप्लीट कर जाएगा, और ज़्यादा दोगे तो कोई दिक्कत ही नहीं उससे। समझ आ गया होगा लोगों को? तो जैसा बोलेगा फिलहाल जो तो कंडीशन यूजुअली जो प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया और वैसे भी प्रैक्टिस में दिया हुआ, तो कि कितनी हाइट से रिलीज करें ताकि क्या हो जाए, हमारा वर्टिकल सर्किल कंप्लीट कर ले। तो हम जानते हैं यहाँ पे कितना होना चाहिए, और इधर से रिलीज किया तो कितनी स्पीड से आएगा, √2 से, दोनों की इक्वेट कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, 2h = 5r फिनिश, 2h = 5r फिनिश। किसी को कन्फ्यूजन? कोई और सर्किल पूरा करवाएगा तो कर लोगे ना, कि हाफ सर्किल में घूमे या हाफ सर्किल के बाद सेलेक्ट कर जाइए कंडीशन, तो जो भी हमें जो स्पीड पे बाउंड्री लगाया है वो लगा दोगे यहाँ पे। किसी को और कोई कन्फ्यूजन हो रही, किसी भी पॉइंट पे स्पीड निकाला जा सकता है, एनर्जी कंजर्वेशन का यही आनंद है। ऊपर देगा इधर बोल दिया कि बॉटम पे इतनी है स्पीड, तो बॉटम से 60 डिग्री पोजीशन पे स्पीड निकालो, बॉटम पे 60 डिग्री, बॉटम पे कितनी है हम जान चुके हैं, फार्मूला आ गया कितना, √5 तो यहाँ पे √4 प्रूव कर लो। बॉटम से 60 डिग्री वर्टिकल पे स्पीड कितनी होती है सर्किल कंप्लीट करने के लिए, बस कोई दिक्कत नहीं, बॉटम पे दे दिया तो यहाँ पे स्पीड बता दो, वहाँ पे निकालो। ऊपर देखा वो उस वाला फार्मूले से भी कोई ज़िंदगी निकाल सकता है अपना,
अपना जो ऊपर नीचे वाला फार्मूला दिया ना उससे भी निकाल सकते हो, पूरी ज़िंदगी चल जाएगा तुम्हारा काम कि नीचे का स्पीड का स्क्वायर इक्वल टू ऊपर का स्पीड का स्क्वायर प्लस तो प्लस 2g इंटू वर्टिकल हाइट, वहाँ से काम हो जाएगा। वो एनर्जी वाले इक्वेशन ही तो कंप्रेस करके दे दिएगा तुम्हें। समझ आई बात? या अगर तुम्हें लगता है ना कि एनर्जी कंजर्वेशन पढ़ाया ही नहीं तो उसके लिए एनर्जी कंजर्वेशन पढ़ा दिएगा, अदरवाइज उससे तो काम निकल जाएगा तुम्हारा। फिर इस डालोगे यहाँ पे रेफरेंस ले लें, रेफरेंस पे पोटेंशियल कितना काइनेटिक और ये हाइट कितना होता है देख लोगे, L1 माइनस cos 60 L/2 है ये क्या हाइट है, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितना है mg/L/2 यहाँ पे mg/2 काइनेटिक निकालना, यह स्पीड √4gl प्रूव करना, बॉटम वर्टिकल से 60 डिग्री पे स्पीड v की वैल्यू √4gl प्रूव करना। ये हाइट 60 डिग्री पे होता क्या है, गली मोहल्ले के हर एक बच्चों को याद हो गए, L1 माइनस cos 60 1 माइनस cos 60 1 माइनस cos 60 L/2 है। पोटेंशियल जीरो, ये क्या पोटेंशियल जीरो यहाँ पे काइनेटिक m/2 5 mv²/2 प्लस mg, देख लो आ गया, दो सब जगह से मार दो, दो मार दिया, m मार दिया, बच क्या v² इक्वल टू 4gl प्रूव हो गया। बोलो बॉटम वर्टिकल से 60 डिग्री पे स्पीड की वैल्यू निकाल लिया, v इक्वल टू 4gl का रूट, v इक्वल टू 4gl का रूट, बॉटम वर्टिकल से 60 डिग्री पे, तो किसी भी पॉइंट पे भी निकाल सकते हो तुम। बॉटम वर्टिकल से 60 डिग्री पे स्पीड निकाल लिया तो क्या देख लो इधर, बाकी जो तब किसी भी केस में तुम कर सकते हो, देख लोगे। बाकी डायग्राम बना लेता हूँ मैं, ये डायग्राम बना देता हूँ ऐसा, बॉटम वर्टिकल से 60 डिग्री, दूसरा कहाँ से भी हो सकता है, ये टॉप वर्टिकल से भी 60 डिग्री, इतने पोजीशंस पे। ये क्या है, इसको डायग्राम को क्या बोलते हैं, सपना पूरा करने का तो वेलोसिटी डायग्राम, सपना पूरा करने का वेलोसिटी डायग्राम। तो इतना याद रख लोगे, बॉटम पे √5 √4 √3 √2 1, बाकी इधर भी क्या लिख दूँ, अब कर लोगे इधर, उधर मिरर इमेज ले लेंगे, उधर कितना हो गया √2 हो गया, बाकी एंगल में तो मेंशन कर लोगे, ये एंगल में 60 बॉटम वर्टिकल से 60 या हॉरिजॉन्टल से कितना 30 जस्ट भी एक्सप्रेस कर। मैंने √5 लिखा, मतलब तुम क्या करोगे आगे, √5gl लिखा हुआ है, ये समझ आई बात नहीं। जहाँ पे क्वेश्चन होंगे तो हर एक ऑप्शन में √gl तो इंश्योर रहेगा ही, डिस्टिंक्शन कहाँ से होगा, इन्हें इससे डिस्टिंक्शन होगा। समझ आ गई बात, वो क्वेश्चन वाला कंप्लीट कर देते हैं, 4 ऑप्शन में ऐसा नहीं देंगे कि √g √2g ऐसा नहीं देंगे, वो क्या देंगे, हर एक ऑप्शन में तो ये रहेगा ही कि कंप्लीट करना, तो एक ऑप्शन ये रहेगा, बाकी भी ये रहेंगे ऐसे ही। तो डिस्टिंक्शन हमारा कहाँ से, ये वाला तो हर एक में मेंशन रहेगा ही रहेगा, अगर ये मेंशन नहीं तो डायमेंशनली वो गलत हो गया। समझ आ गया वो लोगों को, डायमेंशनली एलिमिनेट हो जाएगा। अगर कुछ ऐसा कहीं ऑप्शन दे दिया तुम्हें √4 ऐसा कुछ ऑप्शन दे दिया तो वो डायमेंशनली एलिमिनेट हो गया। समझ आए, तो इसमें फिजिक्स की जरूरत ही नहीं है। तो वर्टिकल सर्किल पूरा कर लोगे, किसी को दिक्कत है, मिनिमम इतना स्पीड रहेगा तो कंप्लीट कर लेगा। तो देख लोगे, अब हम लोग कुछ आगे का कंडीशन पढ़ लेते हैं इसी में। अब आगे जो तो ऐसा कुछ कंडीशन के साथ पढ़ते हैं, बॉटम पे स्पीड पता हो गया, अब हम वो कंडीशन पढ़ते हैं। देखोगे इधर, ये जो है ये थीटा की वैल्यू निकालनी है, थीटा की वैल्यू निकालनी है। बोला कि यहाँ पे देखो √3.5gl 3.5gl दिया तो क्या होगा स्टोरी, गुड। कहाँ पे सिलेक्ट करेगा, हॉरिजॉन्टल से ऊपर चला जाएगा, हॉरिजॉन्टल लेवल से ऊपर जाके सिलेक्ट करेगा। 3.5gl है तो डेफिनेटली यहाँ से तो क्रॉस कर जाएगा, लेकिन इसको क्रॉस तो बीच में कहीं सिलेक्ट करेगा। तो ये पूछा कितने थीटा पे सिलेक्ट करेगा, कितने थीटा पे, आराम से समझे, कितने थीटा पे
लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, देखेगा। फिजिक्स का बता दिया, स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ तुम्हें कि आनंद लिया जाता है। आनंद लेंगे तभी जो है तो आप इसको यूटिलाइज कर पाएंगे। फिजिक्स करने के लिए नहीं है, किसके लिए ये? आनंद के लिए। सवाल तुम्हें कुछ सब कुछ लिखा रहता, तुम्हें एक कंडीशन अप्लाई करोगे तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो हम एक कंडीशन के लिए क्यों इतना ध्यान दें, हम आनंद क्यों नहीं लें? तो बॉटम पे क्या दिया, पहले तो तुम्हें आ जाने कि √3.5 GL दिया, मतलब 5 GL से कम दिया, √5 GL से कम दिया तो सिलेक्ट करेगा। और याद होगा सर्कुलर मोशन में हर एक को पढ़ाया गया कि टॉप से थीटा एंगल पे अगर सिलेक्ट करता है तो सिलेक्ट का स्पीड निकाला था, √RG cos थीटा निकाला था कि टॉप वर्टिकल से थीटा एंगल पे जाकर अगर स्ट्रिंग सिलेक्ट कर जाता तो टेंशन को जीरो करके निकाला था √RG cos थीटा, √RG cos थीटा निकाल दिया था। तो हमें पता है कि इतने बॉटम से तो √3.5 GL दिया, तो यहाँ इस पॉइंट थीटा एंगल पे सिलेक्ट करो तो सिलेक्ट करने वाले तो यहाँ पे स्पीड हमें पता देखता रहेगा, यहाँ पे आदमी को स्पीड पता है। जो भूल गया तो अपना जो है तो सर्कुलर मोशन वाला टॉपिक में देख ले कि ट्रैक को तो कांटेक्ट छोड़ने का स्पीड निकाल लिया था या सिलेक्ट होने के लिए तो स्पीड कंडीशन निकाल दिया था, टी की वैल्यू 0 कर दिया था, सिलेक्ट होने का मतलब टी 0 होना। ये सब पूरी अच्छी तरह से समझाया था लोगों को, ऐसे एग्जाम्पल भी दिया था। काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि कैसे सिलेक्ट कर जाएगा, और सिलेक्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो सिलेक्ट हो जाएगा तो क्या आगे बताया था कि कितना, तो पैराबोलिक मोशन करेगा। अगर कंप्लीट स्पीड दोगे तो ऐसे पूरा घूमेगा, अगर कम इतना स्पीड दोगे तो यहाँ पे जाकर ऐसे सिलेक्ट कर जाएगा, फिर ऐसे घूमे, पैराबोलिक मोशन आगे कर देगा, पूरा सर्कल कंप्लीट है नहीं करेगा। ये सब कुछ बताया जा चुका था। तो हमें वहाँ से स्पीड लेनी है सर्कुलर मोशन से, और यहाँ वाला स्पीड किसने दिया है, सवाल में दिया हुआ। हमें क्या निकालना, थीटा निकालना। तो इन दोनों पॉइंट पे क्या करेंगे, एनर्जी कंजर्वेशन ऊपर देगा, यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन करेंगे, यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन करेंगे, ऊपर देखता रहेगा लोग। आपको 2-3 एग्जाम्पल दूंगा करने के लिए, आपको भी मन करता है, तुम्हें मन करता है, मैं मानता हूँ कि तुम्हें भी मन करता हो, ये खुद करता है हमें नहीं देता है, तो आपको भी दूंगा करने के लिए। एल है ये, और ये कितना है, एल cos थीटा, ये एल है, इधर एंगल थीटा तो एल cos थीटा, तो यहाँ से यहाँ के बीच का वर्टिकल हाइट है एल प्लस एल cos थीटा, वर्टिकल हाइट एल प्लस एल cos थीटा, यही थीटा निकालना है। बहुत आसान है, बहुत आसान है। यहाँ पे पोटेंशियल कितना, यहाँ पे पोटेंशियल 0, काइनेटिक m/2, स्पीड स्क्वायर 3.5 GL। और यहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू कौन बता देगा, यहाँ पे m × g × h, m × g × h, m × g × h, m × g × L1 + cos थीटा। और काइनेटिक यहाँ पे काफ़ी लोग नहीं लिख पाते हैं, काइनेटिक mv²/2। अगर तुम जो है ये टर्म लिखना सीख गए, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक का समेशन करना सीख गए, तो यहाँ से आगे का जो फिजिक्स है उसका जो है कि 60% काम कंप्लीट हो जाता है। पूरा ग्रेविटेशन इसी है कि तो एनर्जी कंजर्वेशन पे पढ़ेंगे, पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक इसी एनर्जी कंजर्वेशन पे पढ़ेंगे। पोटेंशियल प्लस काइनेटिक दो जगहों पे तो बराबर कर देना, बस इतना ही। आगे चलकर जब इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ेंगे तो बस यही पोटेंशियल एनर्जी वहाँ पे किस फॉर्मेट पे चला जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फॉर्मेट पे। वहाँ पे फार्मूला पोटेंशियल एनर्जी का कितना आ जाता है, K/1Q2/R, या पोटेंशियल एनर्जी कैपेसिटर में स्टोरेज होती है उसकी CB²/2, बस इतना ही लिखना होता है। यहाँ पे MB²/2 लिख रहे हैं, वहाँ पे क्या लिखना पड़ता है, समझ आई बात। तो बस इतना ही फर्क होगा। अगर एनर्जी कंजर्वेशन का इक्वेशन लिखना सीख गया तो आगे हमें तो 60% फिजिक्स कंप्लीट हो जाता है। मैं बोलता रहूँगा बस ये एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो, एनर्जी कंजर्वेशन लिख दिया, आंसर आ गया। काफ़ी लोग इस टर्म में गड़बड़ा जाते हैं, काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे मिस कर जाते हैं, लिखते नहीं है, उनको लगता है चलो पोटेंशियल एनर्जी लिख दिया। तो जो उस पॉइंट पे पोटेंशियल है तो पोटेंशियल भी लिखना पड़ेगा, काइनेटिक है तो क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे काइनेटिक है कितना है, इतनी है, स्पीड इतनी है, तो उसको काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया m/2 स्पीड स्क्वायर। क्या मारा जाएगा सब जगहों से, mg सब जगहों से मारा जाएगा। बच्चा बोल रहा है कि 60 डिग्री आएगा, एल भी मारा जा रहा है क्या, एल भी जा रहा है, एल भी मारा गया, तो बचा क्या 1 + cos थीटा प्लस इक्वल टू कर दोगे, जोड़ दोगे कितना 3/2 cos थीटा
3.5/2 -1, ऐसा कुछ और आ रहा है, ऐसे आ रहा है, कुछ और आ रहा है। ये 1 को राइट में ले जाओगे ना, तो 3.5 - 2/2, 1.5/2, 1.5/2। क्लियर बात हो गई होगी, मार दोगे, ये मारा गया, ये मारा गया, ये मारा गया, ये मारा गया। cos थीटा 1/2 थीटा की वैल्यू, cos थीटा 1/2 थीटा 60 डिग्री, थीटा 60 निकाल दिया। तो जो बोल सवाल ये भी पूछ सकते हैं कि जब सिलेक्ट कर रहा है, सिलेक्ट करने के मोमेंट पे स्पीड बता दो, तो रूट जी एल इंटू cos 60 लिख देंगे। रूट GL/2 उतना स्पीड रहेगा। बॉटम पे कितनी स्पीड दिया था, रूट 5 नहीं ना, रूट 3.5, रूट 3.5 GL। और सेलेक्ट करते समय उसकी स्पीड 0 नहीं होती, कितनी रह जाती है, रूट GL/2। रूट के अंदर ही पूरा GL/2 इतना स्पीड बचा हुआ रहता है जब सिलेक्ट कर रहा है वो। कहीं दिक्कत है बता देगा, कहीं दिक्कत है बता देगा, कहीं दिक्कत है बता देगा। जल्दी जल्दी कर ले, यहीं पे कर लेगा, यहीं पे फटाफट कर लेगा। इसी को तो थीटा निकालना है। बच्चा बोल रहा है कि थीटा, एक एग्जाम्पल दो करने के लिए, एक एग्जाम्पल आपको दिया जा रहा है करने के लिए। बोला कि स्पीड कितनी दिया गया बॉटम पे, तो स्पीड बॉटम पे दिया गया जो कि बोला कि u दिया गया। क्या दिया गया, u दिया गया, जो कि u के बारे में लिखा हुआ। u कितना है, रूट 2 GL से ज़्यादा है लिखा हुआ। तो ये थीटा की वैल्यू बतानी है और स्ट्रिंग सेलेक्ट करता है। और स्ट्रिंग क्या कर गया, तो सिलेक्ट कर गया। स्ट्रिंग वर्टिकल से थीटा एंगल पे सिलेक्ट कर गया, तो थीटा की वैल्यू निकालनी है। cos थीटा की वैल्यू निकालने, cos थीटा की वैल्यू निकालने, cos थीटा की वैल्यू देखें कितने लोग का सही आता है। cos थीटा की वैल्यू u² 2GL, दो ही ऑप्शन देता हूँ, u², एक बार +2 GL, एक बार -2 GL। ऊपर में प्लस आ रहा है, माइनस आ रहा है, जितना ही बता दो। बॉटम पे u की वैल्यू दिया रूट 5 GL, रूट 2 GL से ज़्यादा दिया। इसको ऐसे कर लें बेहतर रहेगा। रूट 2 GL से बड़ा दिया और रूट 5 GL से कम दिया। बेसिकली u की वैल्यू पे बाउंड्री कंडीशन ऐसा है। ओके, u² -2 GL/3 GL। बोलना प्लस वाला नहीं होगा, माइनस वाला होगा। बाकी लोग भी बताएंगे। बॉटम पे u स्पीड दिया, टॉप वर्टिकल से थीटा एंगल पे जाके स्लैक हो गया। टॉप वर्टिकल से थीटा एंगल पे जाके क्या हो गया, स्लैक हो गया। टॉप वर्टिकल थीटा एंगल पे जाके स्लैक हो गया। तो cos थीटा की वैल्यू बतानी है, u² -2 GL/3 GL। बॉटम पे पोटेंशियल एनर्जी 0 लिखो, काइनेटिक एनर्जी m/2 × u²। बॉटम पे पोटेंशियल एनर्जी 0, काइनेटिक एनर्जी m/2 u²। वेरी गुड। और h हाइट पे mg L 1 + cos थीटा, गुड, प्लस mv²/2। बॉटम पे बेटा u के टर्म्स में दिया, तो बॉटम पे u लिखा और वहाँ पे तो रूट GL cos थीटा होता है। सेलेक्ट करते समय स्पीड कितनी होती है, रूट GL cos थीटा, रूट GL cos थीटा। cos थीटा तुमने कहाँ मेंशन किया, cos थीटा वहाँ कंटिन्यू करो। टू GR + 3 GR हो जाएगा, आ गया ना। माइनस में आ रहा,
सब लोग कोशिश करें, मोस्टली को इक्वेशन तो बना लिया, जितने लोगों का कॉपी हमने देखा इक्वेशन तो सब लोगों ने बना लिया, बाकी जो अगर फर्दर कैलकुलेशन में दिक्कत हो जा रही है उनको, इक्वेशन तो बना ही लिया लोगों ने, बाकी बेसिक कैलकुलेशन भी तो कंटिन्यू कर लें। एम जी एल काटो, एम जी देखा इधर, मतलब मोस्टली लोगों ने ये क्वेश्चन बना लिया, देखा इधर, मोस्टली लोगों ने ऐसा ही क्वेश्चन लिख लिया। उन लोगों को फिजिक्स के बाद दिक्कत आ रही है। ये वर्टिकल हाइट L1 प्लस कॉस थीटा है, बॉटम में पोटेंशियल 0, काइनेटिक mu²/2, इतने लोगों ने काफी मोस्टली लोगों ने लिख रखा है। बॉटम पे स्पीड यू है तो कितना लिखा है mu²/2, और एच ऊंचाई पे पोटेंशियल एनर्जी mg L1 प्लस कॉस थीटा प्लस जहाँ पे स्पीड कितनी है √2gl या √2gl कहाँ कितनी, यहाँ पे कितनी है √gl cos थीटा, वहाँ पे कितनी है m/2 √gl cos थीटा का स्क्वायर करोगे तो इतना आ जाएगा। तो मोस्टली लोगों ने जो मैं जितने लोगों का कॉपी में मेरी नज़र में आया सब लोगों ने इतना तक तो लिख लिया। वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी mg L1 प्लस cos थीटा और काइनेटिक एनर्जी m/2 स्पीड स्क्वायर, ये लिख लिया वहाँ पे काइनेटिक एंड पोटेंशियल, और यहाँ पे पोटेंशियल 0 और काइनेटिक mu²/2, इतना लोगों ने लिख लिया। अब आगे का दिक्कत आ रही है तो आगे देख ले क्या कैंसिल आउट हो जा रहा है हमारे यहाँ पे, m कैंसिल आउट हो जा रहा है, m कैंसिल आउट हो जा रहा है। हमें cos थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो cos थीटा वालों को एक तरफ रखते हैं, बाकी को एक तरफ फेंक देते हैं। तो cos थीटा, हाँ जी, तो gl जो है तो ऐसा कर लेंगे, gl प्लस gl cos थीटा को एक तरफ करें, gl प्लस gl cos थीटा प्लस gl cos थीटा/2, cos थीटा वालों को एक साइड ऐड कर लेंगे, अब बाकी को दूसरी तरफ फेंक देंगे। जिनको इसमें फंस रहे तो देख लें, ऐसे कैलकुलेशन आगे प्रोसीड किया जाता है। फाइनल आंसर तक जो नहीं पहुंच पाए तो देखा करें कि कैसे कैलकुलेट करता है मास्टर। तो आगे क्या करेंगे आप, तो cos थीटा को एक तरफ कर लें, ये जुड़ कर कितना जाएगा, तो 3/2gl cos थीटा u²/2 माइनस gl, फिनिश हो गया। एलसीएम ले लेंगे। ये स्टेप्स याद रखा जाता है कि ऐसे किया जाता है, ये स्टेप्स नहीं याद रखोगे तो हमेशा फिजिक्स का काम तो कर लोगे, बाकी कैलकुलेशन में तो गड़बड़ कर लोगे। तो cos थीटा को एक तरफ किया, अब बाकी को एक तरफ फेंके, अब cos थीटा की वैल्यू तो बाहर निकल के आ जाएगी। तो ये प्रोसेस को बेसिक तो कैलकुलेशन बोलते हैं। तो बेसिक कैलकुलेशन भी आपको तो आने चाहिए, तभी आप फाइनल आंसर तक पहुंच पाएंगे और डॉक्टर बन पाएंगे। cos थीटा की वैल्यू u²-2gl/3gl, ये फार्मूला हो गया, फार्मूला की तरह इस्तेमाल कर सकते हो। इसके पहले वाले एग्जाम्पल कौन सा दिया था, इससे पहले वाले एग्जाम्पल में दिया था u की वैल्यू कितना दिया था, √3.5gl। तो डायरेक्टली यहाँ पे इस फार्मूले को याद रखोगे, यहाँ पे फिलअप कर दोगे, 3.5gl का स्क्वायर कर दोगे यहाँ पे, तो 3.5gl - 2gl तो 1.5gl, तो gl का जाएगा 1.5/3, तो 1/2 cos थीटा का वैल्यू 1/2 थीटा 60 डिग्री। इसको फार्मूले की तरह आगे इस्तेमाल कर सकते हो। u दिया हुआ था थीटा निकालो, या थीटा दिया हुआ था u निकालो, बोथ वे में यूज कर सकते हो, फार्मूला की तरह यूज कर सकते हो। आगे डायरेक्ट फार्मूला, कौन सा फार्मूला का नाम देते हैं इसे, स्लैक दास एंगल। स्लैक जहाँ पे कर जाता है वो वाला एंगल बॉटम से, तो फेंक दिया u स्पीड से स्लैक दास, जिस एंगल पे जाके क्या कर जाता है, स्लैक हो जाता है। याद रखने के लिए बोल दिया, जैसे सुना होगा ना, कालिदास, सूरदास, कबीरदास, ऐसा नहीं सुना, सुना होगा नहीं ऐसे बातें, कुछ सुना ही नहीं ऐसा, तुलसीदास सुना है, नाम तो सुना ही होगा। क्यों दास क्यों लगा लिया था, दास थे नहीं वो, हाँ जी, अपने आप को एनर्जी के प्रति क्या कर दिया, सरेंडर कर दिया था। वो बोला था कि मैं एनर्जी का सेवा करने के लिए दास बनने के लिए आया हूँ। तो इसलिए ये किस लिए आया है, ये एंगल भी क्या किस लिए आया है, स्लैक होने के लिए आया है, स्लैक का दास बन गया, स्लैक का। याद रहेगा इधर cos थीटा इक्वल टू, इसको क्या बोलते हैं, 1 2 3 कॉन्सेप्ट, 1 2 3 कॉन्सेप्ट। 1 यहाँ पे 1 लिखा हुआ, यहाँ पे क्या लिखा हुआ,
1 2 3 कॉन्सेप्ट याद रह जाएगा। 1 2 3 कॉन्सेप्ट सेलेक्ट दास एंगल। 1 2 3 कॉन्सेप्ट सेलेक्ट दास एंगल फिनिश। अब यू दिया रहेगा, करते रहोगे, एनर्जी कंजर्वेशन से निकाल के रख दिया सामने। तो आगे देखो ये वाला केस बच्चा देश में जानता है। पहले एक बार डिराइव भी कर दूंगा, एक बार सुन लो डायलॉग, क्योंकि हर एक बच्चा एक क्वेश्चन को देख रखा, हर एक बच्चे को आंसर भी याद है कि अगर ऊपर से ऐसा दे देंगे तो डेफिनेटली होगा क्या, ये ऐसा इसको छोड़ोगे कर्व ट्रैक पे तो ये पूरा ऐसे नहीं घूमेगा, ऐसा थोड़ी है कि ऐसे घूमता जाएगा। ये चुंबक थोड़ी है, ये चुंबक नहीं है ना, छिपकली थोड़ी है कि छिपकली ऐसे चिपका ही रहेगा। ये जैसे यहाँ से फेंकोगे तो क्या करेगा, आगे एक पॉइंट पे आने के बाद क्या हो जाएगा, बोलेगा मैं अलग हो जाऊँगा। क्या हो जाऊँगा, कॉन्टैक्ट छोड़ देगा। क्या छोड़ देगा, कॉन्टैक्ट छोड़ देगा। एग्जाम्पल के रूप में बच्चा देख रखा है स्पीड ब्रेकर, क्या कि ऐसा स्पीड ब्रेकर बना रहता तो उसी पे ऐसा घुस जाता अंदर, क्या नहीं ना, वो आता है ऐसे चला जाता है, वो एक पर्टिकुलर एंगल तक क्या रहता है, वो कांटेक्ट में रहता है, उसके बाद क्या हो जाता है, वो अलग हो जाता है। तो ऐसे ही बोलेंगे स्पीड ब्रेकर पे, तो स्पीड ब्रेकर पे अगर देखेगा। अब यहाँ पे जो है तो दोनों फार्मूला देता हूँ, प्रूव भी कर देता हूँ। यहाँ पे यू स्पीड दिया गया, कितना स्पीड दिया गया, यू स्पीड दिया, ये एंगल कितना है, कांटेक्ट छोड़ने वाली स्पीड कितनी होती है, रूट आर जी। तो ये सवाल होता है कितने एंगल पे छोड़ा, कितने एंगल पे छोड़ा, कितने एंगल पे छोड़ा, कितने एंगल पे छोड़ा, कितने एंगल पे छोड़ा। 1 2 3 फार्मूला ये भी, बट इस बार क्या है प्लस में, कॉस स्क्वायर कॉस थीटा इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gr बटे 3gr। कॉन्टैक्ट छोड़ द एंगल 1 2 3 फार्मूला, कॉस थीटा की वैल्यू यू स्क्वायर प्लस 2gr बाई 3gr। वन टू थ्री यू स्क्वायर प्लस 2gr बाई 3gr। क्लियर है। अब देख लेगा, अगर तुमने क्या किया, तुम अपने व्हीकल को काफ़ी लोग क्या करते हैं, आनंद लेते जाकर स्पीड ब्रेकर पे अपने व्हीकल को स्टॉप कर दिया, तो यहीं स्टॉप रहेगा क्या, वो नहीं रहेगा, कितने एंगल पे जाकर अलग हो जाएगा। यहाँ जीरो डालो, जीरो डालोगे 2gr बाई 3gr, तो कॉस थीटा इक्वल 2/3। मतलब मैं बोलना चाहता हूँ स्पीड ब्रेकर पे या हेमिस्फेयर के टॉप पे या स्फेयर पे के टॉप से रिलीज करोगे ऑब्जेक्ट को, स्फेयर के टॉप से क्या करोगे, ऑब्जेक्ट को रिलीज करोगे, तो कितनी एंगल पे कांटेक्ट छोड़ देता, तो कॉस थीटा की वैल्यू 2/3, थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स 2/3। ये अगर यू स्पीड से दोगे तब इतनी आएगी, अगर यू जीरो कर दोगे या यू की वैल्यू कुछ और दिया हुआ तो वो यहाँ पे रखोगे, तो यहाँ पे रखोगे तो थीटा की वैल्यू निकल के आ जाएगी। समझ आई बात नहीं आई। तो कॉस थीटा इक्वल टू 2/3, कॉस थीटा इक्वल 2/3 डायग्राम एक बार लिख लें। कॉस थीटा इक्वल 2/3 डायग्राम में क्या समझाया गया अभी तक, क्या समझ में आया आपको। तो ये स्फेयर है, स्फेयर का केस बोले या हेमिस्फेयर का केस बोले या स्पीड ब्रेकर का केस बोले, इन हर एक केस में याद होगा कितना स्पीड देते तो वहीं पे छोड़ देगा। टॉप मोस्ट पॉइंट पे चाहते हैं कि छोड़ दे, बताया था पायलट बन जाता, उस दिन आनंद लिया था पायलट बनने का। कितनी स्पीड देते हैं, √gr या उससे ज़्यादा, √gr स्पीड से दो या उससे ज़्यादा स्पीड से चलाओगे तो कहाँ जाओगे, पायलट बन जाओगे। ऐसा डायलॉग दिया था, √gr स्पीड या उससे ज़्यादा चलाओगे पायलट बन जाओगे। समझ आई बात नहीं आई। देखा होगा ना धूम धूम धूम, देखा होगा धूम, उसमें बनता है ना। हाँ तो बाइक ही हवा में उड़ाता नहीं उड़ाता, अरे उड़ाता ही है, शायद उड़ाता ही वो तो है ना कि पूरा वो बन जाता है, इंक्लाइंड प्लेन बन जाता। हाँ उड़ाता है, इंक्लाइंड प्लेन बन जाता, उस पर उड़ा देता है। कुछ याद नहीं है, देखा ही नहीं है। वो टार्जन भी तो होती है, टार्जन उड़ा देता है, टार्जन देखिए।
हवा मुड़ गया भाई, कितना स्पीड होनी चाहिए उसको तुम चैलेंज कर सकते हो, बिना स्पीड के उड़ा के दिखाओ तुम। स्पीड रहेगा तभी उड़ेगा, समझ आई बात नहीं। मतलब स्पीड का कुछ तो वैल्यू है ना, मतलब स्पीड काफ़ी आपको यूज कर देता है। आपकी लाइफ में भी स्पीड होना चाहिए, गति होना चाहिए। ये जानते नहीं जानते हो? न्यूटन ने गति कहाँ से उठाया था? उसने वेलोसिटी यहीं से उठाया कि गति, अगर किसी सिस्टम में गति होगा तो उसको क्या बोलते हैं? प्रगति। अगर गति होगा तो उसे क्या बोलेंगे? उसी को न्यूटन ने क्या बोला कि गति होगी तो क्या होगा? एक्सेलरेशन होगा। समझ आई बात नहीं आई? अगर गति नहीं होगी तो उसको क्या बोलते हैं? हाँ, गति नहीं होगा तो उसको बोलते दुर्गति हो गई। उसी को न्यूटन ने क्या बोला? रिटार्डेशन। खत्म हुई बात है। हाँ, साथ वाला तो तुम जानते हो, उसमें तो समझाने की जरूरत ही नहीं है। सबकी इच्छा होती है कोई साथ हो। और सुबह में नहीं होती, सुबह में ना वो एनर्जी का काम करते हैं, ठीक है। साथ वाला काम जो है शाम में करते हैं। रूट जिया सुबह जो है ना कि अलग अलग दोनों का जोन बटा हुआ है। चले तो रूट जिया रहे, स्पीड या उससे ज़्यादा स्पीड होगी तो क्या होगा? उड़ेगा हवा में। और कम होगा नीचे आएगा। तो कम होगा तो जीरो होगा तो कितने एंगल पे छोड़ेगा? cos थीटा इक्वल 2/3, थीटा इक्वल cos इनवर्स 2/3 पे छोड़ेगा। अगर u जो है जीरो से ज़्यादा है, रूट जी आर से कम है, तो कितने एंगल पे जाकर छोड़ेगा? cos थीटा इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gr/3gr। cos थीटा इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gr/। समझ आई बात नहीं? जीरो से ज़्यादा। और समझ आ गई बात? पूरा प्रोबेबिलिटी है, हर एक किताब में छपा हुआ। हर एक किताब में cos थीटा का वैल्यू 2/3। एक क्वेश्चन था ये कि टॉप मोस्ट पॉइंट से रिलीज किया, टॉप मोस्ट पॉइंट से क्या किया तो कितने एंगल पे जाके छोड़ देगा? तो कितने एंगल पे? cos थीटा इक्वल टू, समझ आ गया होगा लोगों को? अगर ये स्पीड जीरो है तो कितने एंगल पे छोड़ेगा? एक बार डायग्राम बना ही देता हूँ, बता दिया कि हर एक किताब की ये शानो शौकत बना बढ़ा रहा है। कहीं भी प्रैक्टिस करोगे तो 5 क्वेश्चन इस पे मिलेंगे। यहाँ पे जाके छोड़ रहा है तो कितना एंगल? जिनको लग रहा है कि प्रूफ बोला था, प्रूफ बताऊंगा, बताया ही नहीं, तो उनका प्रूफ भी बता रहा हूँ। बट देख लें कि cos थीटा इक्वल 2/3 वाला केस। हाँ जी, u0 तो cos थीटा की वैल्यू यहाँ पे छोड़ रहा होगा तो कितनी रहेगी? रूट जी आर cos थीटा की वैल्यू कितनी निकाल लिया? तो कितनी है स्पीड? स्पीड पूछा जाएगा, स्पीड बता दो। समझ नहीं आया कुछ? अगर हमें एंगल पता हुआ ना तो एंगल की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे तो स्पीड की वैल्यू एग्जैक्टली पता चल जाएगी। ये थीटा के टर्म्स में था। अगर हमें थीटा पता ही चल गया, वो बोला था किसी थीटा एंगल पे स्पीड छोड़ने के लिए स्पीड इतनी होती है, और अगर वहाँ पे स्पीड जीरो होगा तो यहाँ कितने एंगल पे छोड़ देगा? तो कितनी स्पीड से छोड़ेगा? एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? m/2 इंटू तो mgr/3 आ जाएगा। किसी भी स्पीड जब भी जीवन में हो, गति जब भी जीवन में हो तो क्या करो तुम? एक काम तो करो ही, हाँ, m/2 इंटू स्पीड स्क्वायर करके फाइंड आउट कर लो। तुम जब नीट का एग्जाम होता है डेफिनेटली एक क्वेश्चन तो मिलेगा ही इस पे। हाँ जी, यहाँ पे रूट जी आर cos थीटा स्पीड या 2/3 GR cos थीटा स्पीड, तो यहाँ पे कांटेक्ट क्या कर देगा? वो छोड़ देगा। और कांटेक्ट छोड़ेगा तो अगर तुम वहाँ पे हो तो कितनी स्पीड से मारेगा तुम्हें? इतनी स्पीड से गिरेगा तुम्हारे ऊपर। कितनी काइनेटिक एनर्जी से गिरेगा? बहुत बड़ा फंडा बताया कि एक क्वेश्चन डेफिनेटली तुम्हारे एग्जाम, मिनिमम एक क्वेश्चन। वैसे क्वेश्चन तो 5-10 भी हो सकते हैं, बट एक क्वेश्चन तो कभी भी, तो किसका टर्म्स में बात कर लें हम लोग? स्पीड बता दो, किसका टर्म्स में बात कर लें? काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में बात कर लें। एक क्वेश्चन तो मिनिमम आएगा ही आएगा। इवन आइंस्टीन साहब ने किसका टर्म्स में बात करा? जब इलेक्ट्रॉन निकलता तो उसकी किसकी बात करी थी? इलेक्ट्रॉन जब निकलता तो उसकी काइनेटिक एनर्जी की बात करी थी। ऊपर देगा, थीटा निकाल लिया ना हमने, हर एक को याद हो गया। एक बार जोर से बोलेगा cos थीटा की वैल्यू कितनी? इस केस में जो सामने दिख रहा है cos थीटा इक्वल 2/3, तो ये हाइट पूछा जाता है कि अगर हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर हो तो कितने ग्राउंड से कितने हाइट पे छोड़ा?
तो ये आर है, तो ये आर कॉस थीटा मतलब आर कॉस थीटा मतलब आर कॉस थीटा मतलब कितना है 2/3 आर। तो टॉप से कितनी हाइट पे आकर नीचे छोड़ा, टॉप से कितना नीचे आने के बाद छोड़ा, तो r - 2r/3 तो कितना, समझ आ गया। कितने एंगल पे छोड़ा, ग्राउंड से कितने हाइट पे छोड़ा, टॉप से कितने हाइट पे छोड़ा, कितनी स्पीड से छोड़ा, कितनी काइनेटिक के साथ साथ छोड़ा, सारी बातें बता दी गई। किसी को अभी भी कंफ्यूजन, कौन सी वाली बात, cos थीटा की वैल्यू 2/3 वाली बात या हाइट वाली बात है, हाइट वाली बात। हाइट वाली बात देखो, हमें पता चल गया कि ये एंगल cos थीटा की वैल्यू छोड़ने के लिए कितनी होती है, cos थीटा की वैल्यू 2/3, ये r है। तो हमें ये ग्राउंड से बॉटम से तो ये हाइट पूछा था कि किस हाइट पे छोड़ा, वर्टिकल हाइट बताओ, तो ये r है, तो ये कितना होता है r cos थीटा होता है। cos थीटा की वैल्यू तुमने कितना बताया था अभी, r cos थीटा में cos थीटा की जगह 2/3 रख दो, बोलो कितना आ गया, और ये पूरा AR होता है, इसमें 2r/3 माइनस कर लो। तुम समझाओ इस पर, बताओ बताओ क्या क्या समझाओ, जल्दी से बोलोगे। r cos थीटा हो जाएगा, cos थीटा की वैल्यू 2/3 हर एक को याद हो चुका है, समझ आ गया को लोगों को। अगर तुम एनर्जी पे सुबह सुबह ध्यान देते तो जो क्लास में पढ़ाता हूँ डेफिनेटली तुम्हें याद हो जाएगा। तो गली मोहल्ले के हर एक बच्चे को अब समझ में आ जाना चाहिए कि सवाल काफ़ी जगहों पे ये पूछा हुआ, फुल स्फेयर है तो फुल स्फेयर पे तो एंगल तो उतना ही रहेगा, फुल स्फेयर पर रिलीज करोगे तो भी एंगल कितना आएगा cos थीटा का वैल्यू, वो हाइट वाइट बता दो, एंगल तो उतना ही पे जाके छोड़ेगा, हाइट वाइट तो आप बच्चा बोल रहा है cos थीटा का वैल्यू 2/3, तो ये हाइट कितना निकाल चुके थे तुम, ये r/3, तो नीचे से कितना हो जाएगा, टोटल 2r में से माइनस कर लो, 4r/3 या 5r/3, 4r/3 या 5r/3, ग्राउंड से फुल स्फेयर रहेगा। बोलो बोलो किसको मजा नहीं आ रहा, आदमी के पास गति होना चाहिए, बता दिया कि गति होगी तो प्रगति होगी, अगति नहीं होगी तो बस। इसी को फिर न्यूटन ने क्या बोला, हाँ जी, गति में चेंज को क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन, गति में उल्टा में चेंज को रिटार्डेशन बोलते हैं। क्लियर बात हो गई। तो न्यूटन भी यही बोलता है कि तुम्हारे पास गति होनी चाहिए। काफ़ी लोग बोलते हैं कि बहुत तेज़ी से सिलेबस ख़त्म कर रहा है, स्पीड बढ़ाने की ज़्यादा है, उसकी वेलोसिटी ज़्यादा है। तो आपको एग्जांपल देते हैं कि आपको वेलोसिटी तो रखनी चाहिए, आपको हर एक चीज़ की स्पीड बढ़ाने की ज़रूरत है। सीधा सीधा बता दिया। ये ज़माने से कहावत चलती थी, गली मोहल्ले में वो बोलते रहते हैं ये बात कि गति रहेगा तभी प्रगति होगी। समझ ये बात नहीं है। प्रगति के पथ पे अग्रसर होना चाहते हो तो तुम्हारे पास क्या होनी चाहिए, तो आप अपनी गति को बढ़ाने की कोशिश करें। कि कौन कौन सी गति बढ़ाओगे, हर एक चीज़ की गति बढ़ाओगे। तुम पढ़ने की गति बढ़ाओ, सोचने की गति बढ़ाओ, लिखने की गति बढ़ाओ, समझने की गति बढ़ाओ, ये तो इसकी बात हुई। उसके अलावा चमकने की गति बढ़ाओ, ज़्यादा चमकते भी हैं, ज़्यादा हंसते भी हैं, ज़्यादा दौड़ते भी हैं, बस खाते समय इक्विलिब्रियम में खाते हैं। नहीं अभी तुम खा सकते हो, अभी जो है ना 17-18 साल में, तो 20 साल के पहले जितना मर्जी खा सकते हो। नहीं यार चलो कोई नहीं, जितना मर्जी खाओ। गांगुली के कॉन्सेप्ट का काम करो, जम के खाओ, कुछ बन के दिखाओ। सुना होगा तुमने, हाँ जी, सौरभ गांगुली ने तो पहले जैसे भी ये बोलते हैं ना कि कुछ पहले एक जमाना मतलब जब वो कप्तान थे तो टीवी पे किसी का ऐड चल रहा था, तो उनका ये आता, जम के खाओ, कुछ बन के दिखाओ। तो आप जो है तो डॉक्टर बन के दिखाएं, नीट में टॉप करके दिखाएं, जम के खाएं। चले ऊपर मूव करेंगे, cos थीटा की वैल्यू निकाल दिया, सब कुछ निकाल दिया। तब देखोगे इस पे जो तो सवाल देखोगे, cos थीटा इक्वल टू 2/3। काफ़ी लोग सोच रहे हैं कि प्रूफ तो बताया नहीं, तुम प्रूफ कब बताओगे। प्रूफ भी बता दूंगा, लेकिन जो सवाल तो देख लें। काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल एक दे रहा हूँ। एक बार IIT में मैंने सवाल बना के पूछा, ये cos थीटा इक्वल 2/3 सबको पता है। IIT वालों ने क्या सवाल पूछा, उन्होंने एग्जाम में सवाल पूछा कि देखो दो पाइप है, एक सर्कुलर ट्यूब है, क्या है, सर्कुलर ट्यूब में ऑब्जेक्ट को टॉप मोस्ट पॉइंट से रिलीज कर दिया गया। टॉप मोस्ट पॉइंट से क्या कर दिया गया,
और जब रिलीज कर रहे थे तो जो 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 ऑब्जेक्ट है इसके कांटेक्ट में होगा, इसके कांटेक्ट में होगा, डेफिनेटली इसके कांटेक्ट में होगा। सवाल उसने क्या पूछा, किस एंगल पे जाकर छोड़ेगा, ये नहीं पूछा। क्या पूछा, किस एंगल पे जाकर के आउटर के कांटेक्ट में आ जाएगा, किस एंगल पे जाकर के आउटर के कांटेक्ट में क्यों आएगा, क्योंकि जब वहां पे कांटेक्ट छोड़ रहा है तो उसके पास स्पीड है, मतलब स्पीड है, सर्कुलर मोशन है, तो सेंट्रीफ्यूगल बाहर लग रहा होगा। तो जैसे छोड़ेगा तो कहाँ की तरफ जाएगा, तो बाहर की तरफ जाएगा, तो इसी के कांटेक्ट में आएगा। समझ आई बात नहीं आई? तो उन्होंने पूछा कि कितने एंगल पे, समझ आ गया, आंसर उतना ही होना है। cos थीटा इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट जो है तो किस एंगल पे जाकर के इनर के कांटेक्ट को छोड़ देगा, आउटर ट्यूब के कांटेक्ट में आ जाएगा, आउटर ट्यूब के कांटेक्ट में आ जाएगा। तो आंसर यही दोगे। समझ आ गया होगा लोगों को? अंदर वाला कांटेक्ट छूट जाएगा, बाहर वाला के कांटेक्ट में तो पकड़ा जाएगा, बाहर तो निकल ही नहीं सकता वो। क्लियर बात हो गई? तुम बाइक का एग्जांपल लो कि अगर बाइक जो है स्पीड ब्रेकर में तो ट्यूब होता, अगर वो तो क्या होता, अरे बाइकर यहाँ पे होता, ट्यूब के अंदर होता, यहाँ पे छूटता नहीं, वो कहाँ जाता, बाहर टकराता, इधर से निकलता तो कहाँ फंस जाता। समझ ये बात नहीं है? क्लियर हो गया? तो cos थीटा इक्वल 2/3 तो सब लोग को समझ में आ गया होगा। अब जल्दी जल्दी प्रूफ बता देता हूँ। cos थीटा इक्वल 2/3 का प्रूफ बता देता हूँ। cos थीटा इक्वल 2/3 का प्रूफ बता रहा हूँ, देगा इधर, एक लाइन में हो जाएगा, हर एक बच्चे को याद हो चुका है कि क्या 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 बोला जा रहा है। एक लाइन में आप आनंद लें, आप आनंद लें, एक लाइन का आनंद लें। यहाँ पे फिजिक्स इज ऑल अबाउट सिंगल लाइनर। रूट जी आर cos थीटा हमें पता हो चुका है, छोड़ने वाली स्पीड कितनी होती है, रूट आर जी cos थीटा। टॉप मोस्ट पॉइंट पे तो यू स्पीड दिया, यू वाला प्रूफ कर देता हूँ, यू वाला प्रूफ कर देता हूँ। यू की वैल्यू कितने से ज़्यादा और कितने से कम है, 0 से ज़्यादा और रूट जी आर से कम है। जैसे रूट जी आर या उससे ज़्यादा हो जाएगा तो उसी पॉइंट पे छोड़ देगा। ये भी सवाल पूछा हुआ, 0 दिया स्पीड तो यहाँ पे आके छोड़ेगा, कुछ स्पीड दोगे तो यहाँ पे आके छोड़ेगा। अगर एग्जैक्टली रूट जी आर दोगे तो यहीं छोड़ देगा। रूट जी आर से ज़्यादा दोगे, रूट 2 जी आर दोगे तो क्या होगा, तो वो भी केस करवाया था, रूट 2 जी आर होगा तो ऐसे जाके यहाँ गिरेगा। रूट 3 जी आर दोगे, रूट 4 जी आर दोगे, रूट 5 जी आर दोगे, रूट 6 जी आर दोगे, इन सभी केस में क्या है, ये काइनेटिक्स में बताया गया था, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन है। इन हर केस में टाइम ऑफ फ्लाइट क्या रहेगी, सेम रहेगी। ये भी सवाल काइनेटिक्स में पूछा हुआ कि ये यू 2 यू 3 यू है तो किस केस में तो टाइम ऑफ फ्लाइट ज़्यादा होगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट सभी में क्या होगा, रेंज ज़्यादा किसका होगा, जिसकी हॉरिजॉन्टल स्पीड ज़्यादा उसकी रेंज है। समझ आ गया होगा लोगों को? नहीं समझ में आया तो बोला करें, जिसको समझ नहीं आया तो खुल्लम खुल्ली बोला करे कि मुझे समझ नहीं आया। अब जब तक नहीं बोलोगे तो कैसा पता चलेगा। यू स्पीड थीटा एंगल पे बताएगा। ये वाला हाइट तुम लोग बता दोगे, R1 cos थीटा, ये पूरी हाइट r, ये यहाँ तक हाइट, यहाँ पे r cos थीटा, तो ये वाली हाइट ठीक है। ये लिखने की जरूरत है। अगर वर्टिकल से थीटा एंगल है तो बता रखा है पहले भी कि ऊपर से नीचे आता है थीटा, तो कितना नीचे आया था, R1 cos थीटा। ये वाला कितना, R1 cos थीटा। किसी को किसी तरह कंफ्यूजन, ये पूरा देख लोगे, ये R है, ये R पूरा, और यहाँ तक सिर्फ, तो पूरा में से नीचे वाला माइनस कर देंगे तो ठीक। अब हमें क्या पता है, तो यहाँ की काइनेटिक एनर्जी पता, रूट जी आर स्पीड, रूट जी आर cos थीटा, यहाँ पे स्पीड। हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है कि कितने एंगल पे, यहाँ पे नॉर्मल जीरो करके रूट जी आर cos थीटा का स्पीड निकाल लिया, छोड़ने के लिए हमें पता है ऑलरेडी। अब देखिए हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है तो इक्वेशन एनर्जी कंजर्वेशन का लगाएंगे। बेसिकली थीटा की वैल्यू जब निकाल रहे हो तो बेसिकली क्या निकाल रहे हो तुम, थीटा की वैल्यू निकाल रहे हो, मतलब ये हाइट निकाल रहे हैं। हमने ये बताना है कि अगर एनर्जी कंजर्वेशन कहाँ पे अप्लाई करते हैं, यहाँ का स्पीड पता हो, यहाँ का स्पीड पता हो, और दोनों के बीच का क्या पता पूछा जाए, वर्टिकल हाइट, तभी लगाते हैं। तो डायरेक्ट वो वर्टिकल हाइट नहीं पूछ रहा हो, क्या पूछ रहा है वो, थीटा पूछ रहा है। थीटा अगर पता होगा तो हाइट क्या हो जाएगा, पता हो जाएगा। थीटा अगर पता होगा तो हाइट पता हो जाएगा, हाँ या नहीं। तो यहाँ का स्पीड पता है, यहाँ का स्पीड पता है,
और हाइट निकालने या थीटा निकालना है, देखेगा देखता रहेगा। अब एनर्जी कंजर्वेशन लगाऊंगा। अब दो पोजीशन है, एक पोजीशन ये है इन्वॉल्व है और एक ये है। किसी को भी रेफरेंस मान सकते हैं। बताइए यूजुअली कौन सा को मानते हैं हम लोग रेफरेंस? नीचे वाला को। इसको रेफरेंस ले लिया, इसको रेफरेंस ले लिया। यहाँ पे पी एनर्जी जीरो हो गई, पी एनर्जी जीरो हो गई। और ये के एनर्जी m/2 इंटू जी आर कॉस थीटा, ठीक है। और यहाँ पे पी एनर्जी m इंटू जी इंटू आर वन माइनस कॉस थीटा mgh। यहाँ पे पी एनर्जी mgh और यहाँ पे के एनर्जी m/2 u स्क्वायर। समझ नहीं आई बात? बोलो बेटा। यहाँ पे पी एनर्जी जीरो, रेफरेंस लिया। यहाँ पे पी एनर्जी जीरो, के एनर्जी m/2 जी आर कॉस थीटा। यहाँ पे पी एनर्जी mg h की जगह पे r वन माइनस कॉस थीटा। अब के एनर्जी m/2 u स्क्वायर। फिर से वही कर लोगे, एक तरफ कॉस थीटा कर लोगे, बाकी को एक तरफ कर लोगे, कॉस थीटा की वैल्यू निकल के आ जाएगी। देखते जल्दी अपनी को नोटबुक में कौन जल्दी से लिख के बोलता है मैंने लिख लिया। लिखेगा कॉस थीटा की वैल्यू निकल के आ जाएगी। गुड। जब बोला था उसके बाद स्टार्ट किया, पहले लिख लिया था? जब बोला तभी से स्टार्ट करना था। m/2 जी आर कॉस थीटा mu स्क्वायर बाई 2 प्लस हो गया mg r वन माइनस कॉस थीटा। ये इक्वेशन देख लें। यहाँ पे पीके एनर्जी और यहाँ पे पीके एनर्जी। किसी को एनर्जी में दिक्कत होती है ना, फिजिक्स में दिक्कत होती है, तो आप जो जिसको भी पुकारते तो आज से नाम ही दे देंगे, तू मेरा पीके, तू मेरी पीके, ऐसा नाम नहीं देंगे। जो बाबू सोना और ऐसा बोलते हैं ना लोग, पीके ही नाम दे दिया, दोनों फायदा होगा। जिसको भी नाम दोगे यूनिक भी लगेगा, उससे थोड़ा मज़ा भी आएगा, अरे बड़ा अच्छा नाम मिला पीके। और साथ में आपको फिजिक्स का भी रिवीजन चलता रहेगा कि जिस पॉइंट पे काम करें वहाँ पीके, जहाँ पे तो रेफरेंस मान लेंगे। क्या मान लेंगे? रेफरेंस। यहाँ पे नीचे वाले को रेफरेंस मान लिया, नीचे वाले पे रेफरेंस, जहाँ पे रेफरेंस जीरो, तो हम सब से मारा जाए तो u स्क्वायर बाई 2 प्लस जी आर माइनस जी आर कॉस थीटा, जी आर कॉस थीटा बाई 2। एक तरफ कॉस थीटा को ले जाएं तो u स्क्वायर आ जाएगा। डेरिवेशन में कोई दिक्कत रही नहीं। अब u स्क्वायर प्लस 2gr बाई 2 इजिकल टू 3gr कॉस थीटा बाई 2। कॉस थीटा का वैल्यू अब जो कौन बता देगा कॉस थीटा का वैल्यू 2/3 कैसे प्रूव करेंगे? u की वैल्यू जीरो रख करके प्रूव कर देंगे, या दूसरा तरीका क्या बोलेंगे, फुल लिख के दिखाना। तुम्हें कल को किसी भी क्लास में जाके तो लेकर डिमॉन्स्ट्रेशन देना, तो तुम कैसे समझाओगे? बोलोगे u पे स्पीड जीरो है, तो यहाँ पे जीरो रखते तुम, बाकी यही टर्म लिखते और यहाँ पे जीरो लिखते, ये टर्म लिखते। फिर कॉस थीटा को एक तरफ कर देते तो कितना आ जाता? mgr मारा जाता, कॉस थीटा को 2/3 जाता। एक लाइन में करके दिखा देते, u जीरो रख के कर देते। हाँ या नहीं? मजा आया एनर्जी कंजर्वेशन में? कितने एंगल पे छोड़ता है? यू की वैल्यू प्लेस करोगे जैसा रिक्वायरमेंट होगी, यू की वैल्यू जीरो रख के दिखा दे। जीरो वाला केस तो बच्चा बोल रहा है मैं कर लूँगा, किसी को कोई दिक्कत है, छोटे मोटे काम जो है तो ऐसा कर लोगे तुम। ये जो है ना काफ़ी क्वेश्चन सर्कुलर मोशन में तुम्हारे फंस रहे थे, अब नहीं फंसेंगे। एक ऐसा केस करवाया था बच्चा को कि यहाँ पे 3 मीटर पर सेकेंड है और यहाँ पे स्पीड निकालो 2 मीटर पर सेकेंड। याद होगा लोगों को? 60 डिग्री एंगल है। ये रोप की लंबाई कितना लिखा था? 0.5 मीटर। याद होगा सर्कुलर मोशन में तो ऊपर नीचे वाला फार्मूला से कर दिया था। बाकी फिर से निकाल लो, v की वैल्यू निकाल लो, मास की वैल्यू 1 किलो है, मास की वैल्यू 1 किलो है। स्पीड की वैल्यू निकाल लो, यहाँ पे स्पीड 3 मीटर पर सेकंड यहाँ पे बतानी है। कम हो गया ज़्यादा होगा?
कमी होगा, मास केवल 1 किलो है। 0.5 मीटर लंबाई, ये लंबाई लाइक स्ट्रिंग की लंबाई 0.5 मीटर। यहाँ बोलो बेटा, तुम बोलो काइनेटिक एनर्जी कितना लिखो, m/2 इंटू 3² और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0। ये हाइट कितनी, L1 माइनस cos 60 L/2 mg L/2 और काइनेटिक mv²/2। ऐसा लिखो, मास केवल 1 किलो रखो, कैलकुलेट करो v की वैल्यू कितनी आ रही बताओ। आज जो है गति आ गई, एक पॉइंट पे गति पता, दूसरे पॉइंट पे गति पता करो। बढ़ गया तो ऊपर गति बोलेंगे और घट गया तो दुर्गति बोलेंगे। नीचे से ऊपर जाएगा तो गति होगी, दुर्गति होगी, दुर्गति होगी, स्पीड घटेगा। दो आ रहा है, सब लोग कर लेंगे, बहुत आसान काम है। वेलोसिटी का एक पॉइंट पे पता, दूसरे पॉइंट पे कन्वर्सन। तो आज का पूरा का थीम यही था, आगे हम लोग मूव कर रहे हैं। वेलोसिटी को कन्वर्ट कर लिया, एक पॉइंट पे पता, दूसरा एनर्जी कंजर्वेशन। पूरा का पूरा क्या कर लिया आज हमने, एनर्जी। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितना लिख दो, m/2 3² यहाँ पे रेफरेंस है, ये रेफरेंस पे पोटेंशियल कितना लिख दो, 0। ऊपर m/2 v², m इंटू जी इंटू एच कितना लिख दूँ, m इंटू जी इंटू एच, एच इज L/2 या L1 माइनस cos 60 L माइनस 1 माइनस cos 60 L/2। m हटा दो 9/2 v²/2 प्लस जी 10 और ये L 0.5/2। ये मैं वैसे समझा रहा हूँ, बाकी जिनको समझ में आ गया वो कोई दिक्कत नहीं, इतना लंबा ना करें। कैलकुलेशन आपका मंत्र है, आप जितना जल्दी करेंगे उतना ही आंसर आएगा। एक पॉइंट पे स्पीड पता, दूसरे पॉइंट पे स्पीड कन्वर्सन के लिए तो पूरा का पूरा कौन सा थ्योरम यूज करते हैं, एनर्जी का थ्योरम। एनर्जी कंजर्वेशन करके दिखा दिया गया। तो आगे मूव करोगे, आगे देख लेंगे। अब क्या लिखा था, वर्क बाय ऑल फोर्स, W कंजर्वेटिव, W नॉन कंजर्वेटिव, W एक्सटर्नल। माई बाय द वे थोड़ी देर के लिए सूडो फोर्स को आराम दें, डेल्टा के हैं। अब इस एक्सप्रेशन को तो 10 तरीके से यूज करूंगा। देखो इधर, एक तरीका देख लिया, क्या क्या जीरो था, तो क्या आ गया था, WC = डेल्टा के। अगर ये लोग जीरो थे तो वो WC डेल्टा के बराबर हो जाएगा। अगर ऐसा मान ले थोड़ी देर के लिए, अगर हमने ऐसा जूम कर लिया, इसको उधर फेंक देता हूँ, -ΔU WNC प्लस W एक्सटर्नल। WNC प्लस W एक्सटर्नल, तो राइट साइड में डेल्टा K प्लस U हो जाएगा। K प्लस U को क्या बोलते हैं, मैकेनिकल एनर्जी है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी है, टोटल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी है, टोटल एनर्जी। हमारे पास क्या होता है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी होता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग इसी की बात करते रहते हैं जब क्लासिकल फिजिक्स पढ़ते, जो अभी फिजिक्स पढ़ रहे हो। देखो इधर, वेरियस तरीके से मैंने बोला, जो आज पढ़ रहे हो पूरी फिजिक्स का यही थीम है। वर्क एनर्जी थ्योरम या उसी का स्पेशल केस में एनर्जी कंजर्वेशन बताते हैं। पूरा इलेक्ट्रोस्टैट, पूरा ग्रेविटेशन या कोई भी टॉपिक पढ़ते रहेंगे, एक बार तो इसकी चर्चा होनी ही होनी है। स्टेटमेंट भी ट्रू करने के लिए लिखे रहते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो देखो यहाँ पे, अगर सिस्टम में फ्रिक्शन नहीं है या फ्रिक्शन है लेकिन वर्क डन कितना है उसका, तो ये वाला अगर टर्म 0 हो गया तो एक्सटर्नल एजेंट किसके बराबर होगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट = चेंज इन टोटल मैकेनिकल एनर्जी। क्लियर बात हो गई। ये आपको स्टेटमेंट में कहीं लिखा होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉल्स, तो यहाँ से आंसर निकलेगा। अगर ये 0 है, स्मूथ सरफेस है, तो चेंज इन टोटल मैकेनिकल एनर्जी = वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। अगर वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स 0 है, तो चेंज इन टोटल मैकेनिकल एनर्जी = वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। अगर दोनों हैं तो चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी = दोनों का वर्क डन हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे, आगे चल के मैं बार बार इस्तेमाल करूँगा ये कि ये जो NC को 0 मान लें, थोड़ी देर के लिए किसको 0 मान लिया, NC को 0 मान लिया, तो क्या बच जाएगा हमारे पास,
W एक्सटर्नल इक्वल टू चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी। उसमें भी ये तो चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी है। सपोज कर रहे हैं कि प्रोसेस स्लोली कर रहे हैं, फिनोमेना को कैसे कर रहे हैं आप, स्लोली कर रहे हैं, स्लोली कर रहे हैं, स्लोली कर रहे हैं। तो स्लोली में क्या माना जाता है, काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं होना। स्लोली परफॉर्मेंस का मतलब क्या होता है, जैसे डायलॉग दिया था कि हाईएस्ट पॉइंट का मतलब क्या होता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जीरो, वेलोसिटी का बाई कंपोनेंट जीरो, ऐसा बोला था ना। जैसे तुम्हें बताया था कि मैक्सिमम रेंज का मतलब क्या होता, तो बोलते 45 डिग्री एंगल। तो वैसे ही आज बोल रहा हूँ कि प्रोसेस को स्लोली परफॉर्म कर रहे हैं, तो इसका मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो, काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं ला रहा है। तो सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा फिर, तो ये पूरा बता दिया ना कि जो हम इतनी देर से बात कर रहे थे। इसके बिना ये इस पर जब 5 क्वेश्चन नहीं हो तो उसके बिना कोई भी आदमी फिजिक्स का पेपर बना ही नहीं सकता। इस स्टेटमेंट के बिना 5 क्वेश्चन जब तक नहीं देगा, क्योंकि हर एक चैप्टर में यही पढ़ना ही है तुम्हें। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज का मतलब कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस, समझ आ गया। तो बार बार मैं करूंगा, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या निकल जाएगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। ये पूरा सरफेस टेंशन, पूरा इलेक्ट्रोस्टैट, पूरा मैग्नेटिज्म, हर एक चैप्टर का ये थ्योरी है। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी मेजर कर लिया हमने। हाँ, मोस्ट ऑफ द टाइम मेंशन होगा, काफ़ी बार नहीं भी मेंशन होता, तो उसमें अजम्पशन लेके काम करना होता है। आपको पता चल जाएगा क्वेश्चन से आपको पता चल जाएगा। जैसे बोलेगा क्वेश्चन में, सुनो, क्वेश्चन में बोलेगा क्योंकि चेन लटका दिया, क्या लटका दिया, चेन को पुल करके ऊपर लाना, ऐसा क्वेश्चन पढ़ा है ना। कुछ चेन लटका हुआ है, या अभी ना घर पे हर एक लोग काम कर रहे होंगे, ये सीजन चेंज हो रहा है ना, विंटर सीजन आने वाला है, तो सब लोग विंटर की तैयारी कर रहे होंगे। अपना जो है कि क्या उसको बोलते हैं, रजाई, या उसको और दूसरा क्या होंगे, ब्लैंकेट, तो उसको निकाल के कहाँ पे टांगते हैं, अरे धूप पे टांगते हैं। ऐसे थोड़ी कि डायरेक्ट निकाला उसी को ओढ़ दिया, ठंडा आ चुका, कुछ पता नहीं। हाँ, वो तो कवर भी लगाते हैं, ठीक है, कवर लड़ी उड़ी भी लगा रहे होंगे, तो लड़ी लगाते तो थोड़े, मतलब लड़ी लगा रहे होंगे ना। हाँ, सही बोल रहे हैं कि लड़ी भी लगा रहे होंगे। हाँ, तो अभी लगाओगे, बाद में धीरे धीरे फिर खींचते हो ना, ऐसा ऐसा खींच दो क्या, आराम आराम से लगाते हैं, आराम आराम से खींचते हैं, समझ आई बात नहीं है। तो बोले लड़ी लगाया, लगा हुआ, उसको वापस लाने में कितना काम करना पड़ेगा। कंबल को लटका दिया दिन में, सुबह में लटका दिया, और शाम में क्या करते हो, जाकर वापस उतारते हैं, तो इसमें कितना काम करना पड़ेगा। तो हम समझते हैं कि कैसे कर रहा होगा, धीरे धीरे कर रहा होगा। कैसे कर रहा होगा, समझ आ गया वो लोगों को। स्लोली परफॉर्म करेंगे तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। तुम जो काम कर रहे हो, कंबल अपना लटका हुआ, तुम जो फोर्स लगाओगे तो क्या, कौन सा फोर्स होगा, एक्सटर्नल फोर्स होगा। तुम्हें काम करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, अरे काम करना पड़ेगा। और एक साथ 1000 कंबल लटका के दे दी जाए तुम्हें, सबको उतार करके रखो, उसको सब लेके सजा करके उसको, फिर तुम्हारा 2-3 दिन टाइम लग जाएगा। समझ आई बात नहीं आई। कोई भी चीज़ लटका हुआ है तो उसको जो है ऐसे ये लटक रहा है, तो इसको हम क्या करते हैं, स्लोली ऐसे ऊपर चढ़ाया, इसको बोलते हैं स्लो करना। हाँ, लिखा रहेगा कि इसको इतनी मतलब स्पीड इतनी है, इतने स्पीड से लाया जा रहा है। इनिशियली इतनी स्पीड में था, फाइनली जो ऐसा रिस्टोर किया गया। स्लोली में काइनेटिक एनर्जी में चेंज जीरो होता है। अरे स्पीड में बहुत धीरे धीरे चेंज हो रहा है ना, स्मॉल चेंज हो रहा है, तो उसको मेजर नहीं करते हैं। समझ आई बात नहीं, स्लोली खींच रहे हैं, पुल कर रहे हैं। सुना हुआ गाना, धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है। धीरे धीरे प्यार को क्यों बढ़ाते हैं, ताकि दुनिया वालों को पता ना चल जाए, दुनिया की काइनेटिक एनर्जी में चेंज ना आ जाए। ऐसे ये सब स्टोरी भी नहीं पता। वो गाना इसलिए बनाया कि धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, क्योंकि पता है कि
अगर किसी को प्यार होता तो पहले किसको, पड़ोसियों को पता चल जाता। खुद तुम्हें पता नहीं लेकिन पड़ोसियों को पता है। परेशानी तो यहाँ कि तुम्हें पता ही नहीं है कि ये हुआ नहीं हुआ, अब पड़ोसी बता रहा है तुम्हारा कैसे तुम्हारा चल रहा है कुछ। तो इसलिए आदमी जो है कि धीरे धीरे मतलब इतना उसमें मतलब प्रिकॉशन लेके चलता है किसी को पता नहीं चले, फिर भी पता चल ही जाना है। वो ऐसा स्टोरी है कि हर एक को पता चल जाए। चले उसमें गाना वाना भी बहुत बना हुआ है, एक बहुत खतरनाक गाना बना हुआ है ऐसा कुछ, दुनिया वालों को पता चल जाने के लिए। क्या है? हाँ हाँ बोले, कुछ गाना बहुत है। अरे 2 मिनट आ रहा है। क्या क्या? बोलिए बोलिए, हमें याद लिंगाना तो है ना। हाँ हाँ ये देखो इनको याद है। तुम लाख छुपाओ प्यार मगर दुनिया को पता चल जाएगा। चुपके मिलने से गाना चाहिए एक बार गा के बोले। हाँ एक बार सुनाए, यही एक बार सुनाए पूरा। हाँ बोलो 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 बोलो। तुम लाख छुपाओ, क्या था छुपा, हाँ नहीं हम लाख छुपाए सब। हाँ हम लाख छुपाए प्यार तो कर दुनिया को पता चल जाए, लेकिन छुप छुप के मिलने का मजा तो आए। चलें तो वो नियम ही है, तुम कितना भी स्लोली काम करो, कितना भी कॉन्फिडेंशियल काम करो, पता तो चली जाना। तो वही बोल रहा है कि वो तो तुम्हें समझ में आता है कहाँ पे कैटेगरी ज़्यादा रखना है, कहाँ पे कम रखना। तो सवाल बताया कि चेन को वापस ऊपर टांगने के लिए, खींचने के लिए कितना बर्कन करना पड़ेगा। ये बहुत फेमस सवाल है, हर एक किताब में दिया हुआ कि चेन लटका हुआ, चेन का इतना पार्ट लटका हुआ इतना, तो रखा हुआ टेबल पे। तुम ब्लैंकेट को लटका दो तो पूरा लटका देते हो क्या? अरे कुछ ऊपर रखते हैं ना, कुछ पार्ट ऊपर रखते हैं, कुछ पार्ट लटकाए रखते हैं, हाँ या नहीं? तो बोले कि जो लटका हुआ पार्ट है उसको ऊपर लाने में कितना काम करना पड़ेगा। बहुत फेमस क्वेश्चन है, समझ आ गया को लोगों को? तो कैसे निकालेंगे? बर्कनर एक्सटर्नल एनर्जी इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज का मतलब कौन सा? चेंज कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं? फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। लटका हुआ लटका हुआ लटका हुआ। बच्चा जानता है कि बर्कन की वैल्यू mgl/2n² रहेगा। बोला जा रहा है कि क्या हमारे पास चेन है, एक मास m लेंथ एल का चेन है, और कितना लटका हुआ? L/n लटका हुआ, L/n मास m लेंथ एल का चेन है, मास m लेंथ एल का चेन है, चेन है। ये येलो वाला क्या हमारा है? क्या चाहते तुम्हारी? हाँ वो चेन लटका हुआ उसको क्या कर लें? ऊपर खींच ले, वो खींच ले। ये आदमी भी कोई लटक जाता है ना तो उसको खींचते हो ना, काफ़ी दिखाते हैं मूवी वगैरह में। हाँ कोई गिर रहा है या आधा गिरा हुआ आधा है तो उसको धीरे धीरे खींचते हैं ना। तेजी से खींचने के चक्कर में पता गिर गया वो। तो हाँ एन जो है ना कि आदमी है 6 फीट का 2 फीट लटका हुआ। एल है पूरे चेन की लंबाई एल है, कितना लटका हुआ नीचे? L/n लटका हुआ, ठीक है। मतलब कुछ पोर्शन लटका हुआ तो कितना टेबल पे है? L-L/n टेबल पे है। ऐसा बोलो कि L/2 लटका हुआ तो L/2 टेबल पे है, L/3 लटका हुआ तो 12/3 टेबल पे है, L/4 लटका हुआ तो ऐसे कुछ इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा। जनरल केस लिए L/n लटका हुआ तो टेबल पे कितना बचा हुआ तो पता चल गया मैं। तो तुम्हें बताया था जनरल नॉलेज की लेंथ और मास प्रोपोर्शनल होता है। तो L/n लेंथ लटका हुआ तो मास कितना लटका हुआ? m/n। टोटल मास n है तो कितना हो जाएगा? लटका हुआ का m/n हो जाएगा। टोटल चेन का मास m है तो आधे का m/2, 1/3 का m/3 लेंथ और मास प्रोपोर्शनल होता है। तो मैं बोलना चाहता हूँ कि जो चेन लटक रहा है, जो चेन क्या कर रहा है उसका मास m/n निकाल लिया। चेन के बारे में दिया था मास m लेंथ एल का चेन है,
मास एम लेंथ एल का, तो कितना मास लटक रहा है, तो एम बाई एन लटक रहा है, और कितना लेंथ लटक रहा है। चेन वेन के बारे में बताते हैं, कंटिन्यूअस सब्जेक्ट है, तो उसके मास को कहाँ पे रख के पोटेंशियल एनर्जी मेजर करते हैं, तो सेंटर ऑफ मास पे। तो सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होता है, मिड पॉइंट पे रखेंगे। सेंटर ऑफ मास कहाँ पे रखेंगे, ये टेबल है, टेबल है, टेबल है, टेबल पे तो ऐसा लटक रहा है, टेबल है, टेबल पे तो ये लटक रहा है, ये ऊपर में जो रखा हुआ इसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं, इसके लिए काम तो नहीं करना पड़ेगा, इसके लिए काम करना पड़ेगा। तो इसके मास को कहाँ पे रख देंगे, कितना मास हो कहाँ पे रखेंगे, इसके मास एम बाई एन है, और वो कितनी हाइट पे है, ये टोटल लंबाई एल बाई एन है, तो सेंटर ऑफ मास कितना नीचे होगा, आधे पे होगा। एल बाई एन का आधा कर दोगे, एल बाई एन का आधा कर देंगे, जो भी लंबाई है उसका आधा कर देंगे। पूरी लंबाई यहाँ से यहाँ तक एल बाई एन है, यहाँ से यहाँ तक लंबाई एल बाई एन है, मास एम बाई एन है। तो मास को कहाँ पे रख देते हैं, सेंटर ऑफ मास पे रख देते हैं। मास को कहाँ पे रख देते हैं, सेंटर ऑफ मास पे रख के पोटेंशियल एनर्जी मेजर करते हैं। तभी चेन ऐसे लटका हुआ था, चेन लटका हुआ था, ये तो टेबल पे ही है, टेबल को ही रेफरेंस मान लो। तो ये इसका पोटेंशियल एनर्जी कौन बताएगा, इसका टेबल को ही रेफरेंस मान लिया, टेबल को ही रेफरेंस मान लिया, टेबल को ही रेफरेंस मान लिया, इसकी पोटेंशियल एनर्जी। और ये वाला मास कहाँ है, टेबल से नीचे या ऊपर, तो पोटेंशियल एनर्जी माइनस या प्लस, कितना एम इंटू जी इंटू एच। तो इनिशियल में पोटेंशियल एनर्जी निकल के आ गई, जो पार्ट टेबल पे है उसका तो 0, और जो पार्ट लटका हुआ है माइनस एम बाई एन इंटू जी इंटू एल बाई 2n। एल बाई एन पूरी लंबाई है, तो सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होता है, मिड पॉइंट पे होता है। तो एल बाई 2 का आधा, एल बाई एन का आधा कर लोगे। अगर लंबाई एल है तो सेंटर मास एल बाई 2 पे होता है, लंबाई एल बाई एन है तो सेंटर मास कहाँ पे होगा, एल बाई 2 एन पे। तो वो कंटिन्यूअस सब्जेक्ट में मास को कहाँ पे रख के स्टडी करते हैं, सेंटर ऑफ मास पे। तो चेन कंटिन्यूअस सब्जेक्ट है, इसके सेंटर ऑफ मास पे रख के स्टडी करेंगे। तो लटका हुआ का पोटेंशियल एनर्जी निकाल लिया है, शुरू में निकाल लिया। अब फाइनली ये चेन कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, तो रेफरेंस हमारा ऊपर पे ही है ना। तो फाइनल में पोटेंशियल एनर्जी पूरे का कितना हो जाएगा, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गया। इनिशियल और फाइनल, फाइनल 0 हो गया। फाइनल 0 क्यों हुआ, क्योंकि खींच करके ऊपर चढ़ा दिया, तो पूरा का पूरा टेबल पे रेफरेंस पे ही आ गया। तो रेफरेंस पे आ गया तो पोटेंशियल एनर्जी फाइनल वाली कितनी, क्लियर हो गया आप लोगों को। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, फाइनल माइनस इनिशियल, माइनस माइनस माइनस, फाइनल 0 है इनिशियल, तो ऐसा रख दोगे, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, माइनस माइनस 2 बार आएगा, क्या आ जाएगा ये, एम जी एल बाई 2n स्क्वायर, भी फेमस फार्मूला। एन का मतलब है क्या, एन का मतलब, तो ओरिजिनल लेंथ कितना है और लटका हुआ लेंथ कितना है, तो जो एक्चुअल लेंथ है, टोटल लेंथ और लटका हुआ लेंथ का रेशियो को एन बोलते हैं। एन का भी निकालना बोला, 2 मीटर का चेन है और 1.5 मीटर लटक रहा है, तो 2 मीटर यहाँ रखोगे, 1.5 यहाँ रखोगे, एन की वैल्यू निकल जाएगी। लटका हुआ लेंथ, एक्चुअल लेंथ और लटका हुआ लेंथ का रेशियो को एन बोलते हैं। समझ में, आधा लटका हुआ, एल बाई 2 रखो, एन की वैल्यू 2 आ गई। या डायरेक्टली एल बाई 2 में तो पता चल गया कि एन की वैल्यू 2 है, एल बाई 3 में एन की वैल्यू 3 है, एल बाई 4 में एन की वैल्यू, एल बाई 5 में एन की वैल्यू 5 है। तो या तो एन की वैल्यू लेकर काम कर सकते हो, या फिर दूसरा काम कर लो, फटाफट कर लेगा। लटका हुआ वैल्यू देता हो, 3-4 फिलअप कर लो, याद रह जाएगा तुम्हें। लटका हुआ एल बाई 2 लटक रहा है, एल बाई 2 लटक रहा है, एल बाई 2 3 लटक रहा है, एल बाई 4 लटक रहा है, एल बाई 5 लटक रहा है, एल बाई 6 लटक रहा है। कोई किसी ने किसी किताब में हर एक वैल्यू दिया, जल्दी से एक बार फिलअप करके रख लेगा। हर एक पुरानी किताबों में दिया हुआ कितना लटक रहा है, इतना लटक रहा है। मास एम लेंथ एल का चेन है, एन की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो आंसर डायरेक्ट लिखना चाहते हो तो एम जी एल बाई 2n स्क्वायर, एम जी एल बाई 2 इंटू एन स्क्वायर। एल बाई 2 हैंगिंग पोर्शन है, लटका हुआ लटका हुआ लटका हुआ लटका हुआ लटका हुआ लटका हुआ। पढ़ाई किसकी हो रही है, अरे लटका हुआ उसी की पढ़ाई होगा ना, रखा हुआ तो कहाँ कुछ होगा उसमें। लटका दिया उसके बाद ही तो लाएंगे, लटकाने के बाद ही तो मज़ा आएगा खींचने में। हाँ जी, एन के वैल्यू 2 रखेंगे, एम जी एल बाई 2 एन 2 का स्क्वायर, एम जी एल बाई 8 आ जाएगा। बच्चा बोल रहा है एम जी एल तो फिलअप कर लोगे ना,
एम जी एल बाई 8 आ जाएगा, बच्चा बच्चा बोल रहा है, एम जी एल बाई 18, एम जी एल बाई 32, एम जी एल बाई 50 और एम जी एल बाई मास और जी और एल दिया रहेगा तो वैसे भी कर सकते हो। या जिसको अगर डायरेक्ट देखना है तो एल बाई 6 लटक रहा है तो मास एम बाई 6 हो गया। मास अगर करके देखना चाहते हो कि एल बाई 6 लटक रहा है तो एल बाई 6 तो मास एम बाई 6 हो गया और इंटू जी, और एल बाई 6 है तो सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा, एल बाई 6 से का आधा कर लोगे और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस में आएगी और फाइनल में कितना आएगी, 0, और फिर से फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो अपने आप ऐसे करके निकाल सकते हो, या तो ऐसे निकाल लें या वैसे निकाल लें। एम जी एल बाई 72 क्लियर बात हो गई, तो इधर भी निकाल लोगे।